हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडसेट। आज हम क्लास 10 की हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, आज हम उसको यहाँ पे आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोग आज जो बुक्स देख रहे हैं, मैगजीन्स देखते हैं या हम लोग न्यूज़पेपर्स देखते हैं, तो इस तरीके की जो प्रिंटिंग है ये ऐसा नहीं था कि एक बार में ही स्टार्ट हो गया था। इसको होने में बहुत सारे जो है हमें टाइम लगता है और बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हुई है। तो जब हम बात करेंगे ऐसा नहीं था, पहले इस तरह की प्रिंटिंग नहीं थी, तो लोग किस तरह से प्रिंट कर रहे थे चीज़ों को? क्या वो पहले बुक्स नहीं पढ़ रहे थे क्या? नहीं, सब चीज़ें हो रही थी बट उनका तरीका अलग था। तो पहली चीज़ हम देखते हैं, पहले लोग सब चीज़ें मैनुअली कर रहे थे, ठीक है, हर चीज़ हाथों से लिखी जा रही थी। फिर उनकी कॉपी करवाने हैं तो आप कैलीग्राफिस्ट बैठाओगे, आप स्किल्ड लोगों को बैठाओगे, फिर वो आपकी कॉपीज की और कॉपीज बनवाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने कहा टाइम के साथ में चीज़ें चेंज होती है, तो हमने कहा जो प्रिंटिंग की शुरुआत अगर हम बात करते हैं जो वो है, तो 3 कंट्रीज से हमारे यहाँ पे स्टार्ट होती है। पहली थी हमारी चाइना, फिर आता है जापान और देन आती है कोरिया। लेकिन हम हमारे इस चैप्टर के अंदर केवल 2 कंट्रीज जापान और जो है चाइना, उनके अंदर किस तरह से प्रिंटिंग आई थी वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे मज़ेदार से चैप्टर का। दिखने में बड़ा है चैप्टर, देखते ही आधी बार तो यूँ हो जाता है यार बोर चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो आदमी टेंशन में आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। आप जब इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम लोग कह रहे हैं, जब मैंने कहा सबसे पहली बार जो है चाइना के अंदर प्रिंट की शुरुआत होती है, तो उससे पहले क्या होता था, इस तरह से आप देख रहे हैं ये लोग मैनुअली सारे काम कर रहे हैं, ये लोग कॉपी कर रहे हैं इनको, ठीक है। तो ये तो होते थे सारे कैलीग्राफिस्ट थे, स्किल्ड लोग थे, इनको बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन के थ्रू ये काम करते थे। बट अभी देखिए ये कितना मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अंदर आप जो बहुत लंबे टाइम में केवल 2-3 प्रिंट ही करवा सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा प्रिंट चाहिए तो आपको बहुत सारे कैलीग्राफिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। अब धीरे धीरे क्या है, चीज़ें चेंज होना स्टार्ट होती है। चाइना में है एक नया तरीका स्टार्ट होता है, उसको बोलते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग थी उसके अंदर क्या चीज़ थी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। वुड ब्लॉक जो पेंटिंग है, ठीक है, ये जो प्रिंटिंग थी इसके अंदर क्या होता था, सीधा सा सिंपल चीज होती थी। एक स्टैम्प था, एक वुड की बनी हुई स्टैम्प जैसी होती थी, उसके ऊपर जो है लेटर्स लिखे हुए होते थे। आपको जब उस वो जो वो मटेरियल उस पर लिखा है, आपको किसी दूसरे पेपर पे उसको अगर कॉपी करना है तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर पेपर रख देंगे, फिर एक ऊपर आप क्या है किसी चीज़ से उसको प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, वो जो मैटर उसके ऊपर है आपके स्टैम्प पे है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा आपके पेपर के ऊपर। तो ये एक तरीका था, टाइम तो इसमें भी लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ होती थी। तो इसमें क्या करा जाता था, इसमें बुक्स जो है अब चाइना के अंदर प्रिंट हो रही थी रबिंग पेपर के थ्रू, ठीक है। उसमें क्या होता था, जो इंक सरफेस होते थे उसके ऊपर पेपर रख दिया जाता था, फिर उसको ऊपर से प्रेस किया जाता था और फिर उससे ये इसके ऊपर छप जाता था। इस चीज़ की जो इनोवेशन है वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी चाइना के अंदर। फिर हम आगे चलते हैं। अब पहली चीज़ तो ये होती है कि अब जो है चाइना में बुक्स की ऐसी ज़रूरत क्या हो रही थी भाई, और सब जगह ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे बुक्स क्यों छप रही थी? तो इसका कारण ये था कि चाइना के अंदर जो है एग्जाम्स होते थे, जैसे ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम होते थे, जैसे अपने यहाँ पे अभी सिविल एग्जाम, सिविल सर्विसेज नहीं होती है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम जैसे यूपीसी वगैरह कंडक्ट कराते हैं, उसी तरह के जो है उनको एग्जाम होते थे, उनके लिए उनको बुक्स चाहिए होती थी, जो एस्पिरेंट्स होते थे। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या है, बुक्स की ज़रूरत होती थी। तो फिर उन्होंने इस तरह के एक नया चीज़ स्टार्ट करी ताकि बुक्स वहाँ पे छप सके। अब हमने कहा ये प्रिंट ये स्टार्ट तो कर दिया गया था, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। अब वो कमियां क्या होती थी, पहले जो पेपर होते थे ना बहुत पतले होते थे और साथ ही साथ पोरस होते थे। पोरस होते थे, जब आप उसको वुड ब्लॉक को उस पर प्रेस करते थे, उसमें क्या होता था, जो पीछे वाला पेपर होता था ना उसके ऊपर भी एज इट इज़ वो कॉपी हो जाता था, तो मतलब पीछे वाला पेज भी वेस्ट हो जाता था। तो इसका सोल्यूशन क्या किया गया, तो वहाँ पर जो है अकॉर्डियंस बुक बनाई गई, ठीक है। अकॉर्डियन बुक्स क्या होती है, उस ये बुक्स जो है वहाँ पे बनाई गई, जिसमें एक ही तरफ केवल पेज के एक हिस्से के ऊपर ही क्या है प्रिंट किया जाता था, फिर वो पीछे वाला हिस्सा छोड़ दिया जाता था, फिर नेक्स्ट पेज लिया जाता। ये तरीका यहाँ पे किया जा रहा था। तो यहाँ पे अकॉर्डियन जो बुक्स हैं वो यहाँ पे होती थी, बाद में उनको फोल्ड करके स्टिच आपस में कर दिया जाता था। तो ये चीज़ें होने लगी हैं। आपको इसकी इमेज दिखाते हैं, ये देखिए अकॉर्डियन बुक्स इस तरीके से होती थी, ये दिख रहा है, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर करके हम लोग स्टिच कर देते थे इसको। तो इस तरह की जो है ये चाइना में हमें मिल रही थी। अब हमने कहा जो
फटाफट जो अभी हमने चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी है वही चीज़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग कि चाइना, जापान और कोरिया जो है वहाँ पे जो है हमें प्रिंट टेक्नोलॉजी का सबसे अर्लीस्ट जो एविडेंसेस मिलते हैं वो हमें यहाँ से मिलते हैं। फिर हमने कहा कि यहाँ पे प्रिंट कैसे हो रही थी, तो ये हो रही थी रबिंग पेपर के थ्रू, जो हमने वुड ब्लॉक पेंटिंग वाला बताया था ना, 594 से स्टार्ट हो जाती है। और इसमें क्या होता था, दोनों साइड के पेपर्स को फिर हम ऐसे मतलब दूसरी साइड हम लोग नहीं लिख रहे हैं और अकॉर्डिंग बुक्स टाइप में उनको स्टिच कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जो है बहुत लंबे टाइम बाद में एक जो है प्रिंटिंग मटेरियल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका था, क्योंकि यहीं पे कोशिश हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत थी, तो यहाँ पे ज़रूरत थी तो ये लोग नई नई चीज़ें कर रहे थे। क्योंकि हमने कहा क्योंकि वहाँ पे सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशंस होते थे ब्यूरोक्रेट्स के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते थे, बुक्स चाहिए होती थी, और धीरे धीरे क्या है ये एस्पिरेंट्स का नंबर बढ़ने लगता है तो बुक्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होने लगती है। अब हमने कहा अब जो है ये जो प्रिंट था ये स्कॉलर ऑफिशियल्स जितना ही नहीं रह गया कि जो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वही इसको कर सकते हैं। अब केवल उनको ही ज़रूरत नहीं थी कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं उनको ही चाहिए, या स्कॉलर्स जो बुक्स वगैरह लिखते हैं उनको ही चाहिए। अब क्या होता था, ये आम आदमी की भी ज़रूरत बनती जा रही थी। ये मर्चेंट्स, ट्रेडर्स वगैरह होते थे, उनको भी अपनी ट्रेड इन्फॉर्मेशन पूरी लिखने के लिए क्या होता था कि उनको भी प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ने लगी थी। अब क्या हुआ, अब देखो इस तरह की प्रिंटिंग वहाँ हो रही है, अब प्रिंटिंग वहाँ हो रही है तो अब क्या लोगों को बुक्स मिलने लगी है, तो अब जब बुक्स पहले अवेलेबल ही नहीं थी तो लोग पढ़ते नहीं थे। अब क्या होने लगा, जब बुक्स अवेलेबल होने लगी तो ये लोगों की लेजर एक्टिविटी बन गई थी कि लोग उसको खाली टाइम में अपने शौक से पढ़ा करते थे। ठीक है, ये होने लगी क्योंकि पहले थी नहीं तो पढ़ते नहीं थे, अब होने लगी तो अब वो उसको पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ में जो रिच, ये तो मैन की बात हो रही थी इतने दिन, अब हम कह रहे हैं कि रिच वुमेन जो थी उन्होंने भी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। जो मतलब किसी को शौक था वो अपनी पोएट्री और प्लेज वगैरह को लिख रहे थे और उनको प्रिंट करवा रहे थे और पब्लिश करवा रहे थे। ठीक है, ये सब चीज़ें होने लगी कि यहाँ पे धीरे धीरे जो सुधार होने लगे हैं ना, तो उससे क्या होने लगा कि अब ज़रूरत बनती जा रही थी। तो अब नया तरीका का एक रीडिंग कल्चर हमें देखने को मिला था। अब जब हमने कहा अब हमें ज़रूरत ही पड़ेगी, अब ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत होगी और हम नई तरह इनोवेशन की तरफ चलने लगेंगे। जब तक यहाँ पे हम बात करते हैं, जब तक यहाँ पे जो है प्रिंटिंग प्रेस नहीं आती है, तब तक ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी ये बहुत ज़्यादा जो है उसमें थी, ट्रेंड में थी, वहाँ पे लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे थे उसको। ठीक है, अब 19वीं सेंचुरी आते आते जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है यानी कि जो यूरोप वगैरह है, वहाँ से जो है ये प्रिंटिंग टेक्निक्स वहाँ से आएगी, यहाँ पे मैकेनिकल प्रेसेस आएगी जो हमने कहा कि उससे चलेगी, हाँ मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से चलेगी। तो ऐसी जो है अब 19वीं सेंचुरी में आके फिर चाइना के अंदर इस तरह की प्रिंटिंग प्रेसेस आती हैं। ठीक है, तो ये हमने चाइना के बारे में पढ़ ली है पूरी चीज़ें। अब हमने कहा चलो चाइना में हुई, चाइना से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है जापान कैसे पहुंची, ये वाली जो टेक्निक थी उनके पास में वो यहाँ कैसे आई। क्या होता था कि चाइना से बहुत सारे बुद्धिस्ट जो मिशनरीज हैं वो जापान आती थी अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वहाँ से क्या है ये टेक्निक थी ये भी पहुंची कहाँ पे, जापान। और वहाँ के लोगों ने भी क्या करना, लिखना स्टार्ट करा, वुड ब्लॉक पेंटिंग जो है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो 768 से लेकर 770 जो वाला जो टाइम होता है वहाँ पे बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है जापान आती जाती रहती है और उनके साथ में ये टेक्निक भी वहाँ पहुँच जाती है। तो जहाँ पे जो सबसे ओल्डेस्ट बुक लिखी गई है वो लिखी गई है डायमंड सूत्र। ठीक है, हमें ध्यान रखना है जापानीज लैंग्वेज में लिखी गई है और जो है हमने ये जापानीज बुक है, सबसे ओल्डेस्ट जापानीज बुक है और ये हमने कहा ये डायमंड सूत्र उसका नाम है और ये प्रिंट की गई थी 868 AD में। ठीक है, तो तीन चीजें इसके बारे में भी, डायमंड सूत्र है कहाँ की है, जापानीज बुक है, 868 AD के अंदर ये लिखी गई थी। इसके अंदर क्या है, 6 शीट हमें मिलती है टेक्स्ट की और इसके अंदर हमें वुडकट इलस्ट्रेशन भी मिलते हैं, मतलब पिक्चर्स वगैरह भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये चीजें हो गई है, हमने आगे हम चलते हैं। अब जो है यहाँ पे अब नई चीजें इंट्रोड्यूस होने लगी है। यहाँ पे ये लोग क्या करने, पहले सिर्फ टेक्स्ट हो रहा था कॉपी, वुड प्ले जो थे ना, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी उनके थ्रू, बट अब क्या होने लगा उसके साथ में पिक्चर्स भी आने लगी। उसके साथ में जैसे कोई स्टोरी चल रही है, स्टोरी में अगर किसी बर्ड के बारे में बताया गया तो उसमें वो बर्ड भी दिखाई जाने लगी, तो विजुअल मटेरियल भी अवेलेबल यहाँ पे करवाया गया। आगे हम देखेंगे 19वीं सेंचुरी में जब पहुंचेंगे हम लोग तो वहाँ पे देखेंगे कि हमें जो है पेंटिंग्स भी बहुत सारी ऐसी दिखेगी कि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग चीज़ें पेंटिंग कर रहे हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें को, मतलब इस तरह की चीज़ें उसमें लाई गई ताकि लोगों का इंटरेस्ट उनकी तरफ बढ़े।
ठीक है। अब क्या होने लगा, धीरे धीरे अर्बन कल्चर जो है डेवलप हो रहा है। अर्बन कल्चर मतलब सब लोग रूरल से गाँव की मतलब शहरों की तरफ आने स्टार्ट हो गए हैं। अब शहरों की तरफ आ रहे हैं तो लोग भी वहाँ पे जो है बुक्स वगैरह देख रहे हैं। वहाँ पे फिर लाइब्रेरी सेटअप की गई है, बुक स्टोर्स वगैरह खोले गए हैं। यहाँ पे जो सारी सारी चीज़ें, चाहे वो लाइब्रेरी हो, बुक स्टोर्स हो, इनमें हैंड प्रिंटिंग जो मटेरियल था ना, उनकी एक बाढ़ सी आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही है। साथ ही साथ में जो है वुमेन है, उनके लिए भी बुक्स लिखी गई है, जैसे कि भाई तुम्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे अच्छा खाना बना सकते हो, कैसे आपको मतलब आपके क्या लाइफ में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई रखी थी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बुक लिखी गई थी कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, किस तरीके से उसको बजाया जाता है, ये सब चीज़ें भी उसमें लिखे जाने लगी। तो अब जो है एरिया वास्ट होता जा रहा है। जो पहले प्रिंटिंग्स केवल टेक्स्ट से कनेक्टेड था, अब उसमें विजुअल जो चीज़ें हैं वो भी ऐड की जाने लगी है। तो ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है कि जब तक यहाँ पे वो वाली प्रिंटिंग नहीं आ जाती है, मैकेनिकल प्रिंटिंग जो यूरोप से यहाँ आएगी, तब तक अभी तक लोग जो है हैंड प्रिंटिंग का सहारा लेकर रहे हैं और जो है अपने एरिया को वास्ट कर रहे हैं। अब लिमिटेड नहीं है कि केवल बुक्स हमें लिखनी है एस्पिरेंट्स के लिए, हमें केवल स्कॉलर्स के लिखने हैं, नहीं, अब हमें बुक्स लिखनी है पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए। तो ये चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है हमारा कि चलो चाइना से जापान पहुंच चुका है। अब जापान से यूरोप कैसे आया, या हम कहेंगे कि चाइना से यूरोप कैसे आया है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो अब जो है हम बात करते हैं, जो मैं आपको बता दी डायमंड सूत्र के अंदर हमें इस तरीके से जो है वहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिलता है। तो आपको दिख रहा है इस तरह से वुड उस ब्लॉक पे इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई थी, उसके ऊपर पेपर रखा गया और उस पर ये एज इट इज छप जाती है। तो ये वहाँ पे इस तरह की बुक में हमें चीज़ें मिल रही है। अब क्या था, मार्को पोलो जो था वो क्या करता है, वो चाइना जाता है एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है जो भी ये सिल्क रूट वगैरह है उनमें किस तरीके से चीज़ें हैं, कैसे चाइना जो है ट्रेड में सुपीरियर हो रहा है। तो इस सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए वो जो है चाइना जा रहा था, आ रहा था। अब वो जब चाइना गया, उसने यहाँ जाके देखा कि यार यहाँ पे तो प्रिंटिंग का बहुत अच्छा चीज़ें हो रही है, यहाँ पे तो ये लोग नए तरीके से कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो अभी तक मैनुअली सारे काम किए जाते हैं, ताकि इससे हमें क्या है, अभी तक बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो उसने क्या किया, ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी उसको वो यूरोप लेकर आता है और जो है साथ ही साथ में यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में भी उसको स्प्रेड कर देता है। तो हम कहते हैं ना, कभी भी कोई कहीं जाता है तो उसके साथ में उसका कल्चरल जो है, ये टेक्नोलॉजी हो, सबका लेन देन वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में यही चीज़ सब चीज़ें हैं। तो हम जब दूसरी कंट्री से मिलते हैं तो उनके रहन सहन, खाना पीना, टेक्नोलॉजी सबको अडॉप्ट करते हैं एक दूसरे से। आगे हम चलते हैं। अब धीरे 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 टाइम बदल रहा है। टाइम कैसे बदल रहा है, अब जो पहले बुक्स की डिमांड कम थी, अब बुक्स की डिमांड जो है फटाफट बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब जो डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया जाएगा। अब जो है यहाँ पे जो है यहाँ से यूरोप से जो बहुत सारे जो बुक सेलर्स वगैरह हैं, उन्होंने क्या करा, क्या चीज़ें स्टार्ट करी कि यहाँ से बहुत सारी बुक्स जो है दूसरी कंट्रीज़ में जाने लगी है। तो ये चीज़ें हुई कि पूरे ऑल ओवर हम लोग बात करते हैं कि अब वर्ल्ड में धीरे धीरे प्रिंटिंग जो है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग गई है, लोगों को बुक्स चाहिए बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ के जो बुक सेलर्स है वो दूसरे कंट्रीज़ में भी बुक्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब लेकिन ये हम चीज़ जानते हैं कि इतना जब हमने कहा इतना हमारे पास क्राउड हो चुका है जिनको बुक्स चाहिए, तो क्या हैंड प्रिंटिंग हमारी सारी सारी जो हमारी डिमांड्स है उनको फुलफिल कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। जब हमें लगा कि हमें कुछ एक नए लेवल तक चीज़ चाहिए, तो फिर क्या इसमें नए नए जो है हमने कहा इन्वेंशंस होना स्टार्ट होते हैं। जब तक हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही थी, हम आगे इन्वेंशंस के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग जब हमारी नीड्स फुलफिल नहीं होती है तब हम नए इनोवेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही इतने दिन काम चल रहा था हैंड रिटन बुक्स पे, लेकिन अब जब लगने लगा कि बहुत बड़ा एरिया है जिनको मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बुक्स चाहिए, तो उनके लिए हमें अगर बुक्स अवेलेबल करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंटिंग में कुछ इनोवेशंस करने पड़ेंगे। तो अब ये आगे इनोवेशन हमें देखने को मिलेंगे। अब क्या होने लगा है, अब जो है हम कह रहे हैं सिर्फ बुक्स ही नहीं छप रही है यूरोप में, वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग है उसके थ्रू केवल बुक्स वगैरह भी नहीं छप रही है, उसके साथ में जो है कपड़े के ऊपर भी जो है आप कुछ लिख रहे हो, छपाई कर रहे हो, कुछ भी वो सब कुछ हो रहा है। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर भी चीज़ें छप रही है। हमने कहा रिलीजियस पिक्चर्स है वो भी यहाँ पे जो है इसके वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू हो रही है। और इसमें क्या है, सिंपल और जो ब्रीफ टेक्स्ट होते हैं उनके साथ में पिक्चर्स भी आप अलॉन्ग कर रहे हो ताकि इजी हो जाता था समझना। तो इससे क्या होता था, जो इलिटरेट पॉपुलेशन थी वो भी आसानी से कनेक्ट हो पा रही है और जो है उनको भी पढ़ने का फिर चस्का लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनको हालांकि उनको मतलब वो पढ़ना नहीं आ रहा है टेक्स्ट, लेकिन वो पिक्चर देख के उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेक्सटाइल में इस तरीके से प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो गई, कार्ड्स पे इस तरीके से हो रही है सब चीज़ें, बुक्स तो छप ही रही थी यहाँ पे, फिर हमने कहा रिलीजियस पिक्चर्स भी बहुत सारा प्रिंट होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये चेंज आ रहा है। तो अब जब हमने कहा इतनी डिमांड बढ़ चुकी है इन टेक्स्ट के लिए, प्रिंटिंग के लिए, तो अब जो है वहाँ पे कई सारी चीज़ें नई जो है इन्वेंट होना स्टार्ट होगी। तो उसमें एक थे जॉन गुटेनबर्ग। जो जॉन गुटेनबर्ग क्या करते हैं, एक फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो 1430s में जो है बनाते हैं। मैंने कहा ना, अब ज़रूरत हुई जैसे हमने इन्वेंशन की तरफ ध्यान देना स्टार्ट हुआ, तो जॉन गुटेनबर्ग थी, जब जॉन गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने जब देखा कि यार प्रिंटिंग की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, हमें नए तरीके ढूंढने होंगे, तो उन्होंने एक जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है इन्वेंट करी थी। उसका वो जो थी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s। अब जॉन गुटेनबर्ग जो थे ना, वो कौन थे, वो एक मर्चेंट थे एक्चुअली, तो उनके यहाँ पे बहुत एग्रीकल्चरल वो थी, तो उन्होंने बहुत बड़ी खेती बाड़ी वाला केस था, तो वहाँ पे उन्होंने देखा था भाई किस तरह से ऑलिव प्रेसेस वगैरह थी, वो उन्होंने शुरू से देख रखा था, तो उनको थोड़ा आइडिया पता था। फिर साथ ही साथ में वो क्या, एक बहुत स्किल्ड गोल्डस्मिथ भी बन चुके थे, कि उनको पता चला किस तरीके से हम नए नए आकार से दे सकते हैं, किस तरह से नई ज्वेलरी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उनको इस चीज़ में भी मास्टरी मिल चुकी थी। अब जब उनको मिल चुकी थी तो उन्होंने क्या है, एक जो है मशीन बना दी है, तो उस मशीन से जो है पहली बुक जो है वहाँ पे प्रिंट होके आती है, उस प्रिंट बुक का नाम होता है द बाइबल। ठीक है, तो गुटेनबर्ग वाली जो प्रिंटिंग मशीन थी जो 1430s में आती है, उससे जो फर्स्ट बुक जो है वहाँ पे लिखी जाती है वो होती है द बाइबल। ठीक है, अब गुटेनबर्ग वाले का सीधा सीधा सिंपल होता है, एक ऊपर जो है ऊपर प्रेस वाला होता है, फिर यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ होता है, नीचे ब्लॉक के लिए होता है। उसमें आप क्या करोगे, उसके अंदर आप यहाँ पे पेपर रख दोगे इस जगह, फिर इससे जो है मैनुअली उसको नीचे किया जाएगा, फिर वो ऊपर से नीचे आएगा और उस पर एज इट वो छप जाएगा। इससे थोड़ा सा फास्ट हो गया था ये सिस्टम, इस तरीके से फास्ट था, इतनी मतलब ज़्यादा यूँ नहीं थी कि हम बोलते हैं कि बिल्कुल क्लीन वगैरह वाला काम था, नहीं, इसमें ऐसा था कि हाँ, लेकिन पहले से के मुकाबले काम थोड़ा सा ईजी हो गया है। ठीक है, सिंपल मशीन बनाई है उन्होंने, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं दिखाए थे। आगे हम चलते हैं, जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी उसका नाम हमने बता ही दिया, द बाइबल थी गुटेनबर्ग वाली। उससे अब हमने कहा चीज़ें क्या होने लगी है कि अब जो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है उससे क्या होने लगा है कि अब जो है ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने नई टेक्नोलॉजी अपना ली है तो पुराना जो हाथ से मैं सारी काम करी थी वो खत्म हो चुका, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, अभी भी वो काम चल रहा है हाथों से, मतलब वो लोग प्रिंट कर रहे हैं, मतलब सॉरी हाथों से कॉपी कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, वुड ब्लॉक प्रिंट जो प्रिंटिंग है वो भी चल रही है, बट इससे क्या हुआ, थोड़ा सा प्रोडक्शन में उछाल आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, अब जो बुक्स जो है वो प्रिंटेड हो रही थी किसके लिए, रिच लेफ्ट ब्लैंक्स जो है रिच वगैरह के लिए हो रही थी। अब इसमें ध्यान रखना, रिच जो लोग होते हैं उनको पैसा है उनके पास में बहुत, तो अब वो चाहते थे कि हमारे पास सुंदर सुंदर बुक्स लेके आए, तो उसमें क्या होता था, इससे जो बुक होती थी वो छप गई है, उसके साइड में जो है क्या कर रहे थे हम लोग, स्पेस छोड़ रहे थे साइड में, किस लिए, अब जैसे पूरे यहाँ पे टेक्स्ट आपने अच्छे से यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया पूरा, लेकिन आप इसको डेकोरेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसके यहाँ पे जगह छोड़ दोगे, फिर यहाँ पे जो है डेकोरेशन का काम होगा। तो अब ये जो डेकोरेशन हो रहा था ना इस प्रिंटिंग पेज पे, वो हमने कहा वो बहुत सुंदर सुंदर हो रहा है, डेकोरेटिव पीस उस पर बनाए जा रहे हैं, सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो चाहता है कि भाई मेरे को और सुंदर सुंदर चीज़ें आप प्रोवाइड कराओ। अब हम लोग बात करते हैं जब 1430 में गुटेनबर्ग वाली मशीन आ चुकी है, फिर उससे अगर हम बात करते हैं कि जब 100 साल का टाइम लेते हैं हम 1450 टू 1550, तो उसके अंदर जो ये मशीन थी प्रिंटिंग प्रेस जो है ऐसी वाली गुटेनबर्ग वाली, बहुत सारी जगह जो है सेटअप हो जाती है। जैसे ही पहले हमने कहा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो अलग अलग कंट्रीज में जा रही थी, उसी तरीके से हम लोग अभी देखा गुटेनबर्ग वाली जो है यूरोप के अलग कंट्रीज के अंदर भी जो है ये सेटअप होना स्टार्ट होती है। अब चीज़ें कैसे होने लगी है, अब जो शिफ्टिंग हमें देखने को मिलता है कि पहले हर चीज़ जो हाथ से लिखा जा रहा था अब वो मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ जो है मुड़ रहा है। मैकेनिकल मतलब जिसमें हम लोग सारे के सारे जो है इलेक्ट्रिक वगैरह भी अब यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो अब ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब मैकेनिकली सब काम होने लगा है, ये हमें पता चला है। अब हमने कहा जो हम एक चीज़ कर रहे हैं कि एक साथ बहुत सारी चीज़ों का छपना, एक जो जैसे हमने कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ लग रही है, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है। हमने कहा जो हमारे यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया कि बहुत सारी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया था, तो रेवोल्यूशन वह हो गया कि बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलता है, तो उसी तरीके से क्या ये बूस्ट हमें प्रिंटिंग में भी देखने को मिलता है, तो उसी को हमने कहा है प्रिंट रेवोल्यूशन। अब देखिए क्या प्रिंट रेवोल्यूशन था क्या और उसके क्या क्या इम्पैक्ट हमें जो है सोसाइटी पर देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या कहा, प्रिंट रेवोल्यूशन इज नॉट ओनली अ न्यू वे of producing books, it transformed the lives of people, changing their relationship to information and knowledge
एंड विथ इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज। अब चीज़ें देखना, प्रिंट रेवोल्यूशन केवल क्या कर रहा था, बुक को जो है प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहा था, साथ ही साथ में क्या कर रहा है, लोगों की जिंदगियां चेंज कर रहा है, उनके जो नॉलेज है उसको इनके जो है बढ़ा रहा है, वो उसको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उनकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो लेके आया था वो था प्रिंट रेवोल्यूशन। सिर्फ हमने कहते हैं कि बुक्स के प्रिंटिंग में जो मतलब जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा है इसके अंदर, नहीं, ये लोगों की सोच में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो अब देखिए क्या है, मैंने कहा जब प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया, अब बहुत सारी बुक्स लिखी जा रही है। अब जब बहुत सारी, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, हमने कहा पहले प्रोडक्शन कम था ना, प्रोडक्शन कम था और हमने कहा डिमांड्स जो है वो भी कम थी, तो चल रहा था सब चीज़ें। अब हमने कहा प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है, उस केस में क्या होता है, हमेशा जो प्राइजेस हाई हो जाती है, ठीक है। और यही केस चीज़ आप समझना कि अगर प्रोडक्शन हाई है और डिमांड के अकॉर्डिंग है, उस केस में क्या होगा, और डिमांड कम हो जाती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, उस केस में क्या होगा, प्राइजेस भी लो हो जाएगी। तो यहीं पे हो रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ चुका है तो अब प्राइजेस जो है लो हो गई है। अब प्राइजेस जब जो उसकी कॉस्टिंग है वो कम हो जाती है तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि पहले वाले जो लोग, जो मैंने कहा एक रिच ग्रुप है, वो तो उसके पास बहुत पैसा है, वो अपने आप खरीद रहा है सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन गरीब लोग नहीं खरीदे, बोले हम क्या करेंगे बुक खरीद के, इतने महंगे पैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे, हमें पढ़ना भी नहीं आता है सब चीज़ें। तो लेकिन अब जब जिस तरीके से कॉस्ट जो है अब रिड्यूस होती जा रही है बुक्स की, उससे क्या होगा, तो उसकी ये इसका पीछे एक ही कारण था, वो था प्रिंट रेवोल्यूशन, ठीक है। अब जो है मार्केट के अंदर आप देखो बाढ़ ही आ जाती है, मतलब डिफरेंट टाइप की बुक्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। और क्यों, अब ये ज़्यादा बुक्स क्यों लिखी जा रही है, ताकि जो है एक नया ग्रुप वहाँ पे जो है इमर्ज हो सके। अब बुक्स अवेलेबिलिटी हो रही है, आराम से लोग पढ़ पा रहे हैं। अब जो ऐसे लोग थे जो नहीं पढ़ पा रहे थे, उनके लिए भी नई चीज़ें स्टार्ट की जाएगी। अब देखिए क्या था, एक ग्रुप था, जैसे मैंने कहा एक एलीट ग्रुप है, ठीक है, एलीट ग्रुप जो होता है वो एजुकेटेड है, एजुकेटेड है और साथ के साथ में उसके पास में क्या है, पैसा भी है, तो वो आराम से वो खरीद रहा है। एलीट ग्रुप बुक्स खरीद रहा था पहले, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और उसके पास पैसा है खरीदने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि प्रिंट रेवोल्यूशन आ चुका है, जो पुअर लोग हैं वो भी अब क्या होने लगे, कॉस्टिंग कम हो गई तो इजीली उनके लिए अफोर्डेबल हो रही है। और साथ ही साथ में हमने देखा कि जो लोग हैं वो अब इलिटरेट है, उसका क्या करोगे आप, ठीक है, इलिटरेट है। तो अब क्या होता था पहले के टाइम में, देखिए जो एलीट ग्रुप है वो तो खुद किताबें लेके खरीद के पढ़ रहा था, बट जो ऐसे लोग थे जो पुअर थे, उनको पढ़ना नहीं आता था, वो क्या करते थे, बहुत बड़े कोई भी ग्रुप है, वो एक साथ बैठे, कोई फंक्शन है, कोई कुछ चीज़ है और कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का कोई हो रहा है, ऑर्गेनाइज कुछ फंक्शन हो रहा है, उसमें क्या होता था, एक जना सारी चीज़ें बताता जाता था और बाकी जितनी भी पब्लिक बैठी थी ना वो सुनती रहती थी। तो ये जो ऐसी पब्लिक थी ना, जो ओरल इस पे थी, वो ऐसी वाली पब्लिक को जो है अब ट्रांसफर किया जा रहा है कि वो रीडिंग पब्लिक बने, ठीक है। तो ऐसी ओरल पब्लिक जो थी, उसमें क्या होता था, एक नैरेटर होता था, वो सारी चीजें बोलता था और इधर बैठे हुए सारे लोग सुनते थे, और एलीट ग्रुप अपना खुद ही किताबें खरीद रहा था और पढ़ रहा था। तो ये सब चीजें हो रही है। लेकिन अब हमने कहा जो प्रिंट रेवोल्यूशन आया था, उससे पहले क्या बुक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और हमने कहा क्या, और इतने सिंपल भी नहीं थी कि कोई भी उसको पढ़ सके। तो ऐसी वो मतलब केवल लिटरेट पर्सन थे वो ही इसको पढ़ सकते थे। अब क्या हुआ, जब ऐसा लगा कि ऐसे लोगों को भी हमें कनेक्ट करना है हमारे साथ में जो इलिटरेट है, तो उनके लिए क्या है, एक तो उनसे कनेक्टिविटी वाली चीज़ें ढूंढी गई, तो उनके आसपास की चीज़ों को ढूंढा गया ताकि वो लोग कनेक्ट हो सके, ठीक है। तो हमने कहा बैलेट्स है, फोक टेल्स है, ये सब चीज़ें वहाँ से उठाई गई, जो वहाँ पे प्रचलित जो कहानियाँ हैं, जो सब चीज़ें हैं, उनको सबको उठाया गया और उनको इलस्ट्रेट किया गया कैसे, पिक्चर्स के थ्रू, कि आप भाई पढ़ नहीं सकते हो बट एक पिक्चर आपके सामने दे रखी है। हम जैसे कहते हैं कि राजस्थान को दिखाया जाता है कि बहुत सारी लेडीज जो है पानी भर के जा रही है, उसमें लिखा हुआ नहीं है ये बात, बट आपने देखा कि दूर दूर तक रेगिस्तान है, बहुत सारी लेडीज जो है पानी भरने जा रही है बहुत दूर तक, और आपको सूरज तपता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने काफी चीजें इमेजिन कर ली ना इससे। तो यही चीज थी, यहाँ पे आपको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है बट आप पिक्चर्स के थ्रू पूरी स्टोरी समझ सकते हो। तो अब क्या, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए ऐसी चीजें भी स्टार्ट की गई थी, ठीक है। अब मैंने कहा ओरल कल्चर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो सुनते थे सारी चीजें, अब वो क्या होने लगा, वो लोग ट्रांसफर हो गए हैं कौन से, प्रिंट में आ गई है सारी की सारी चीजें। अब प्रिंटेड मटेरियल हो गया है, तो ये ओरली जो लोग थे, जो ओरल कल्चर था, वो ट्रांसफर किस में हो जाएगा, रीडिंग कल्चर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है।
आगे की तरह हम गए। अब क्या होने लगा, एक सबसे बड़ी चीज़, जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है, कोई भी चेंजेस आएंगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सामना करना पड़ेगा। हमने कहा हमारे यहाँ पे भी जो इंडिया में हम भक्ति मूवमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, रनायसा वगैरह के बारे में आपने अगर सुना हो, तो उसमें क्या होता है, चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, चेंजेस आएंगे तो सबसे पहले अटैक जो है, हमने कहा अगर हम हमारे रिलीजियस उन चीज़ों को, मुद्दों को उठाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा क्लर्जी ग्रुप है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हो रही थी कि अब लोग जो है हर चीज़ उनसे, हमने कहा जैसे फ्रांस था, फ्रांस के अंदर हमने क्या देखा था कि 3 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप्स में हमने कहा सबसे ऊपर वाला क्लर्जी ग्रुप होता है, फिर उसके बाद में नोबेलिटी होती है, और फिर लास्ट में जो है कॉमन लोग होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता था, फर्स्ट और सेकंड क्लास जो सारे बर्थ प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे। तो अब जो ये लोग जो है मिडिल क्लास इमर्ज होकर आया था, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ रखा है कि हमने, जो रूसो है, लॉके है, मॉन्टेस्क्यू वगैरह है, ये लोग ऐसे लोग थे जो लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप उनको सुधारो, उसके खिलाफ रिवोल्ट करो। तो अब यही चीज़ें हो रही है, जब उनको सुधार की तरफ आप ले जा रहे हो ना, तो बहुत सारे मुद्दों पे रिलीजियस डिबेट होना स्टार्ट होती है कि नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है ये बुक्स के अंदर, हमने तो कभी देखा नहीं है, क्यों हमेशा जो क्लर्जी ग्रुप है ना जो डोमिनेट करेगा कॉमन लोगों को, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्यों हमें सारे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, क्यों चर्च के नाम में हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आती है जब लोगों को पढ़ना लिखना आने लगा। मैंने कहा ना, एजुकेशन सारे जो दिमाग पे पड़े सारे पर्दे खोल देती है। तो यहाँ पे भी लोग जो है क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी, जो बहुत लंबे टाइम से रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें वो उठाते हैं। और फिर उसके बाद में जो है एक प्रिंट को लेकर एक फियर वहाँ पे पैदा हो जाता है। जब आप इतने साल तक आप जो कह रहे थे वो पत्थर की लकीर थी, इतने साल तक जो चर्च कह रहा था ना, सब आंखें मूंद के सुन रहे थे, कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा था। बट टाइम चेंज हुआ है, टाइम चेंज होने के बाद में वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है। तो अब एक डर पैदा हो गया है उन क्लर्जी ग्रुप के अंदर कि यार प्रिंटिंग से ये सब चीज़ें हो सकती है। तो अभी हमने देखा प्रिंट आने के बाद में एक नया वर्ल्ड स्टार्ट होता है डिबेट और डिस्कशन का। अब लोग जो है आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, कहाँ से लिखा हुआ है, किसने स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्वेश्चनिंग की जा रही है। क्योंकि अब लोग जो है थोड़े से लॉजिकल थिंकिंग वाले हो रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन मिल रही है उनको, अब वो पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि हर आदमी जो है, हमने कहा प्रिंटिंग आने से सब लोग खुश हैं, बट सब नहीं। ठीक है, मैंने कहा कॉमन लोग हैं वो खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको कनेक्टिविटी मिल रही है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो अपर क्लास से बिलोंग करते थे, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की मटेरियल लोगों का, मतलब ऐसी कोई मटेरियल अवेलेबल कराया जाए जिससे लोग जो है क्वेश्चन करने वाले मोड में आ सके, उनको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज नहीं हो जाए। तो ऐसे सारा ग्रुप जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट था, वो तो दुखी होना ही था, उनको नहीं पसंद था कि इस तरह का वाइडर सर्कुलेशन होना चाहिए बुक्स का। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाइडर सर्कुलेशन होगा तो लोगों के माइंडसेट बदलेंगे, जो इतने साल तक उन्होंने सेट कर रखा ना, वो अब बदलाव की तरफ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हुई। उनको ये भी डर था कि ये तरह की बुक्स क्या है, फिर रेबेलियस कर देगी लोगों को, और जो है लोगों के इरेगुलर जो रिलीजियस थॉट्स को डेवलप करेगी। ऑब्वियस है, अगर आपने इतने सालों तक बिना फालतू की कोई ऐसी आपने वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी प्रथा चला रखी है, तो उसके खिलाफ तो ये आवाज़ उठाएंगे ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होने लगी। तो मतलब एक डर आ गया था कि अब जो है ये लोग क्या है, प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, लोगों की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो अभी एक ऐसा टाइम ना हो जाए कि रिबेलियन होना स्टार्ट हो जाए और इररिलीजियस थॉट्स जो है लोगों में डेवलप होने लग जाए। हुआ भी ऐसा। एक थे मार्टिन लूथर, 1517 के अंदर वो क्या करते हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। बुक्स पढ़ने के बाद में उन्होंने 1517 के अंदर जो है एक 90 थीसिस करके एक बुक लिखी और सीधा जो है अपोज किया कैथोलिक चर्च को, उनकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस को, और उन्होंने साफ साफ उन्होंने हर एक मुद्दा उठाया और से क्वेश्चन किया कि अब इसका जवाब आप कैथोलिक वाले दो कि ऐसा क्यों है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है चीज़ें वहाँ पे मुद्दे उठाना स्टार्ट किया। जब इस तरह के मुद्दे उठने लगा तो जो कैथोलिक चर्च था वो हड़बड़ा गया कि बोले इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब पहली चीज़ याद रखनी है, 1517 के अंदर मार्टिन लूथर जो है क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं, इसका नाम है 95 थीसिस, जिसमें वो क्लियरली जो है उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रिचुअल्स को जो है उनको कर रहे हैं, किसके, रोमन कैथोलिक चर्च जो है उनके रिचुअल्स को वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब देखो चीज़ें क्या होने लगी, अब लोगों का दिमाग खुलने लगा जब उन्होंने 95 थीसिस को देखा ना, और इतनी सारी क्वेश्चनिंग, और उन क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है कैथोलिक्स के पास में, जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले जो लोग थे उनके पास नहीं है। तो अब एक नई विचारधारा, एक नए आइडियोलॉजी डेवलप होती है जिसको हमने प्रोटेस्टेंट कहा है, जो
कैथोलिक चर्च से अलग ग्रुप था, जो नए थॉट वाला ग्रुप था, जो चाहता था कि चेंजेस आए। तो ठीक है, तो एक नया जो है यहाँ पे ग्रुप आ जाता है प्रोटेस्टेंट, और वो रिफॉर्म करना चाहता है, चेंजेस चाहता है सोसाइटी में, जो भी गलत चीज़ें रिचुअल्स प्रैक्टिसेस वगैरह हो रही है उनको हटा के जो है एक रिफॉर्म जो है प्रोटेस्टेंट वो चाहिए होता है उनको। ठीक है, तो ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन किसकी वजह से आया है? ये आया है प्रिंटिंग की वजह से। अब देखो ये तो सब ठीक है सब चीज़ें, लेकिन अब क्या होने गया, प्रिंट की वजह से कई चीज़ें जो है मतलब ये है मिसकंसेप्शंस भी होने लगे हैं। यहाँ पे क्या होता था, लोग अब प्रिंटिंग आ गई, अब मर्जी आ रहे जो छाप रहे हैं। अभी अपने में भी होता है कुछ भी चीज़ें जिसकी मर्जी होती है, जो गलत सही न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे डाल रहा है, कुछ भी वो स्प्रेड हो रही है, ह्यूमर स्प्रेड हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत नेगेटिव चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो वही यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे भी क्या है, लोग बाग ज़बरदस्ती बुक्स उठाते हैं, उनमें से कुछ भी गलत इंटरप्रिटेशन के थ्रू क्या करते हैं, फिर एक नया कुछ थॉट अपना वहाँ पे दे देते हैं प्रिंटिंग में, और उसका बहुत नेगेटिव असर देखने को मिलता है। तो ऐसी चीज़ हुई थी 16th सेंचुरी के अंदर, जो है मैनेचियो जो था उसने क्या करा, बुक्स को, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल थी लोकेलिटी में, उनको पढ़ के लेकिन पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर डीपली उन चीज़ों को समझा नहीं। और जो हमने कहा, उन्होंने सबसे बड़ी बात है, एक उन्होंने बाइबल बुक उठाई, बाइबल बुक के अंदर कई सारे जो मैसेजेस गिवन हैं उनको री इंटरप्रेट किया जो तो ठीक है, लेकिन मिस इंटरप्रेटेट कर दिया उन्होंने, कुछ गलत चीज़ें उन्होंने छाप दी उसके अंदर, रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में, गॉड और क्रिएशन के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें छाप दी। अब वही जो छपा हुआ मटेरियल जो है सब लोगों में सर्कुलेट होने लगा और लोगों में नेगेटिव चीज़ें आने लगी। तो इन चीज़ों को लेकर जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसने 2-3 बार जो है वो उनको मैनेचियो को मतलब धमकाते डराते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है, तो उसके बाद में उसको फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है। फिर उसके बाद में जब ये रोमन कैथोलिक चर्च ने देखा ना कि यार ऐसे तो कोई भी कल को उठ के आके हम पे क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो उन्होंने कहा अब थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो 1558 में चर्च क्या करता है, कुछ ऐसी बुक्स की एक इंडेक्स बना के देता है कि वो प्रोहिबिटेड बुक्स है, उनको जो निषेध बुक है इनको आप नहीं पढ़ सकते हो, ऐसी बुक्स उन्होंने एक इंडेक्स तैयार किया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से नहीं जुड़े और बेफालतू की चीज़ें जो है वहाँ पे स्प्रेड ना करें। ये सब चीज़ें हो गई। आगे की तरफ चलते हैं। अब जो बुक्स अवेलेबल है तो हमारे पास में जो है एक रीडिंग मानिया भी स्टार्ट हो गया। रीड होता है मतलब एक मैडनेस जो हम देखने को मिलते हैं कि लोग अब मतलब बुक्स भरी पड़ी है, हर तरह की मैटर की आपको चाहिए, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, वुमेन से रिलेटेड हो, वर्कर्स से रिलेटेड हो, आपको हर तरह की बुक्स है, धार्मिक बुकें हैं, हर तरह की बुक आपको मिली है। अब एक जो है पागलपन लोगों में देखने को मिलता है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ना चाहता है। अब टाइम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, अब क्या धीरे 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 लोग जो है बुक्स के थ्रू जो है अब एजुकेट हो रहे हैं, लिटरेसी रेट अब धीरे धीरे जो है इंक्रीज हो रही है। तो 17th और 18th सेंचुरी आते आते जो है हम देखेंगे बहुत सारे लोग लिटरेट हो जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले हो जाते हैं, फिर वो बहुत मतलब उनको बुक्स भी अवेलेबल मिल रही है इजीली, तो वो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। अब लोग बाग जो है बुक्स हो गई तो स्कूल्स वगैरह भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो लिटरेसी है यूरोपियन कंट्रीज़ में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। किसकी वजह से? क्योंकि अब लोगों के पास में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, और बुक्स अवेलेबल है, वो चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ इसको, और पढ़ने के लिए मुझे पहले पढ़ना आना चाहिए, तो इसलिए लोग बाग स्कूल्स और जो है पढ़ाई की तरफ ज़्यादा घूम रहे थे। ठीक है, अब आगे हम चल रहे हैं। अब रीडिंग में ना हमने कहा केवल स्कूल जाने वाले बच्चे ही नहीं थे, ये जो है अब जो है किताबों से रिलेटेड ही नहीं रह गया था, अब ये एंटरटेनमेंट भी बन गया था कि लोग लेजर टाइम में इसको पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सबका अलग अलग होता है, किसी को नॉवेल्स पढ़ना पसंद होता है, किसी को स्टोरीज पढ़ना पसंद होता है, किसी को फिक्शन पढ़ना पसंद होता है। तो हर आदमी के लिए जो है नई नई चीज़ें एंटरटेनमेंट के सहारे जो है स्टार्ट करने के लिए की गई थी। अब जो है बुक्स जो है हमने कहा बहुत सारी साइजेस में अवेलेबल थी, और वो डिफरेंट पर्पसेस को भी फुल कर रही थी। हो सकता है कोई नॉलेज वाली चीज़ हो, वो भी आपके इंटरेस्ट को देख रही थी। हो सकता है कुछ वहाँ से पॉलिटिकल एरिना से उठाई हुई चीज़ें हो, कोई हमने कहा कि जो धार्मिक चीज़ें हैं उनसे उठाई हुई, तो हर तरह का मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल था, हर तरह के जो रीडर है उसके लिए अवेलेबल था। ठीक है, ये यहाँ तक की बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में जब आप एंटर करते हो तो आपको वहाँ पे जो है पीरियोडिकल जो प्रेसेस वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब नए तरह की जो है आपको प्रेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, विच कंबाइन
इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स विथ एंटरटेनमेंट। अब इस तरह की जो है चीज़ें मिल रही है जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ में जो है आपके जो मतलब ये है ना एंटरटेनमेंट को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ऐसा नहीं केवल करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, नहीं, एंटरटेनमेंट को साथ लेते हुए आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे थे। जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स है, ये सब चीज़ें भी होने लगी हैं, जिसमें सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब अब न्यूज़पेपर्स वगैरह आने लगे। लेकिन अभी तक के जो न्यूज़पेपर जो जर्नल्स है ना, उसमें मेनली सारी की सारी चीज़ें वॉर से रिलेटेड होती थी, व्यापार से रिलेटेड होती थी, यही सब चीज़ें मिल रही थी। अभी वो अभी वाला नहीं था कि हर न्यूज़ वहाँ पे दिखाई जाए, तो वॉर और ट्रेड को मेनली यहाँ पे रखा जाता था। अब हमने कहा बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अब नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताया जा रहा था। जैसे हमने कहा इसैक न्यूटन है, जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में हमें बताया, बहुत सारे लॉज वगैरह दिखे। तो इन चीज़ों को भी अभी जो है बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं या चाहते हैं कि हमें इसके बारे में नई चीज़ें जानती है, उनके लिए भी ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इससे जो है मैंने कहा बहुत सारे वो भी थे, जैसे वॉलेटियर है, हमने कहा जैसे हमारे रूसो हैं, हमने कहा जो न्यूटन है, इन सब के थॉट्स भी जो है बुक्स के थ्रू आए थे। अब हमने कहा अब एक नई चीज़ पढ़ते हैं हम इसमें, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें जो हम लोग बात करेंगे, इसमें बात करेगी डरो कांपो, तुम जो ये दुनिया के ऐसे लोग हो ना जो मतलब क्या बोलते हैं क्रूर लोग हो या ऐसे लोग बोलते हैं ना, उनको अब कांपने का टाइम आ गया, क्योंकि अब वर्चुअल राइटर्स का टाइम आ चुका है। तो मतलब अब क्या है, प्रिंटिंग हो रही है, वर्चुअल राइटर्स बढ़ रहे हैं, अब तुम लोगों को डरने का टाइम तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है। किसके? टायरेंट्स वर्ड उन्होंने किसके लिए यूज किया है? डेस्पोटिक रूल्स के लिए। डेस्पोटिक मीन्स होता है जो निरंकुश शासन होता है ना, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो डेस्पोटिक पावर्स जो थी उनको अब कांपने का टाइम आ गया। बोले इतने दिन तुमने सबको डरा डरा के रखा है, अब तुम्हारे डरने का टाइम आ चुका है, ठीक है। ट्रेम्बल ने कहा कि इनवॉल्ट्री शेकिंग और मूवमेंट, हमने कहा एक मूवमेंट ऐसा आने वाला है। टायरेंट्स जो हमारे क्रूल और ऑपरेसिव रूलर्स हैं, डेस्पोटिक जो रूलर्स हैं, अब उनका टाइम आ चुका है जब उनको डरना पड़ेगा अब, ठीक है। बहुत सारी इसमें बुक्स वगैरह हमने लिखा, हमने देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब हमने कहा मिड 18th सेंचुरी आते आते जो है मुनार्की के खिलाफ, आपने देखा ना फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आता, फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा उसमें रोल रहता है। हमने कहा ना जो रूसो है, लॉके हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, जो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखते हैं, तभी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, लोगों में चीज़ें पहुंचती है कि नहीं हमें जो है राजा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तभी तो वो रेवोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे जो है लुइस सेबेस्टियन मर्सियर करके एक जो है फिलोसोफर हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कह दिया था कि भाई अब जो है कि अब ये वर्चुअल जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा वर्चुअल राइटर का एक वो आने वाला है, रेवोल्यूशन आ रहा है, जिससे अब डेस्पोटिक पावर्स को डरने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, मतलब इन्होंने क्या किया 18th सेंचुरी के अंदर जो है कॉमन कन्विक्शन दिया लोगों को, और उन्होंने कहा बुक्स वर अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट है मतलब लोगों को ज्ञान बता रही है, उनको नॉलेज दे रही है उसको कि आपको किस तरीके से इन जो गलत चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, उनके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है। उन्होंने कहा ये बुक्स ही हैं जो आने वाले टाइम में क्या करेगी कि इस सारे सोसाइटी को बदल के रख देगी, सबको फ्रीडम दिला देगी, सबको लिबर्टी दिला देगी, और जो भी डेस्पोटिक पावर्स है, जो राजा है, मुनार्की है, उनसे उनको सबको फ्री करा देंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ से सफाया हो जाएगा डेस्पोटिज्म का, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी? ये कही थी लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने। आगे चलते हैं। अब हमने कहा प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये मैंने अभी आपको पूरी सब चीज़ें बताई थी। इसके अंदर हमने कहा प्रिंट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ 1789 में जो हुआ था, सबसे पहले क्लियर एक्सप्रेशन था ये, तो जो हमने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो हमने कहा प्रिंट कल्चर और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका कनेक्शन समझो। हमने कहा रेवोल्यूशन कब होता है? जब आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है ना, तब वो रिवोल्ट करता है। जैसे हमने हमारे 1857 देखो, ब्रिटिशर्स का जो है वो बढ़ रहा था, वो हमें सोशली, इकोनॉमिकली और हर तरह से हमें जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। वो उसी तरीके से क्या हो यहाँ पे भी चीज़ें बदलेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों के अंदर वो मतलब जो वहाँ के मुनार्क हैं वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, वो सब चीज़ें हो रही थी। तो उसमें हमने कहा रिवोल्ट तो होना था, लेकिन उसको बड़ा रिवोल्ट बनाने के पीछे जो है एक बहुत बड़ा कारण जो बनता है वो होता है प्रिंट कल्चर। क्योंकि लोगों के जो थॉट्स थे, जैसे कि जो भी मिडिल क्लास जो ऐसे फिलोसोफर्स थे, उन लोगों ने क्या अपने आइडियाज़ को स्प्रेड किसके थ्रू किया था? प्रिंट कल्चर के थ्रू किया था। तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिंट कल्चर, ठीक है। अब हमने कहा जो मेनली हम लोग जब बात करते हैं कि बहुत सारे प्रिंट कल्चर जो है कंडीशंस देता है फ्रेंच रेवोल्यूशन को, तो हमने कहा 3 तरह के आर्ग्यूमेंट्स हमें मेनली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहली चीज़ क्या होता है, प्रिंट जो है वो किसको पॉपुलराइज करता है?
एनलाइटमेंट थिंक, मतलब जो मतलब ज्ञान, मतलब ऐसे सारे के सारे थिंकर जो चेंज चाहते हैं सोसाइटी में, जो लोगों को समझाना चाहते हैं, नई चीज़ दिखाना चाहते हैं, उनके सारे आइडियाज़ को, अभी दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उनके थिंकर्स के आइडियाज़ कैसे स्प्रेड हो सकते हैं, तो उनको जब प्रिंटिंग मटेरियल के थ्रू लोगों तक पहुँचाया गया, उनकी बुक्स के थ्रू पहुँचाया गया, तब लोग उनको समझने लगे थे। तो मैंने कहा लोगों ने सबने बुक्स लिखी थी ना, जो भी है वहाँ के थिंकर्स थे, उन लोगों ने बुक्स लिखी। अब हर आदमी के पास बुक्स नहीं पहुँच पाती थी, जिन्होंने एलीट ग्रुप ने बुक्स पढ़ी थी, मतलब वो लोग तो नहीं कर पा रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, एलीट नहीं, पढ़े लिखे जो लोग थे वो पढ़ रहे थे, बट इलिटरेट लोग थे जो खरीद नहीं सकते थे, उनके लिए क्या किया गया था, जो भी ऐसे जो ये नहीं होते अपने कॉफ़ी हाउसेस वगैरह होते हैं या चाय की जो दुकानें वगैरह होती है, बार्बर शॉप होती है, उनकी जगह बैठ के वो लोग उनको पढ़ा मतलब बोलते थे और बाकी सब लोग सुनते थे। तो इस तरह से स्प्रेड हुए थे आइडियाज़ सारे के सारे, ठीक है। अब हमने कहा वो लोग क्या करते थे, क्रिटिकल कमेंट्री करते हैं, किसके ऊपर करते हैं, वहाँ के ट्रेडिशन के ऊपर, सुपरस्टिशंस के ऊपर और डेस्पोटिज्म के ऊपर, ताकि लोग जो है समझ पाए कि किस तरीके से जो है उनके साथ में गलत हो रहा है और किस तरीके से उनको सुधार करना है। इसी तरह हमने कहा जैसे एक जो है जो वॉलेटेयर है, या हमने कहा जो रूसो हैं, उनकी सबकी चीज़ें जो थी, उनके विचार थे जो डेस्पोटिज्म के खिलाफ थे, वो धीरे धीरे जो है उन्होंने बुक्स में लिखा, बुक्स के थ्रू जो वो सब जगह स्प्रेड हो गए हैं और लोग जो है उनकी नज़र से अब दुनिया को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो है अब वो कैसी उन्होंने कैसी दुनिया दिखाई उनको, जो सुपरस्टिशन से भरी हुई थी, ट्रेडिशन से भरी हुई थी, जो गलत रिचुअल से भरी हुई थी, अब उनकी आंखें खोल के उनको बताया गया देखो ये चीज़ ऐसे हो रही है, उसके पीछे कारण समझाया गया। उसके बाद में क्या होने लगा, वो लोग क्वेश्चनिंग करने लगे, क्रिटिकल थिंकिंग करने लगे और रैशनल होना स्टार्ट हुए। तो ये इस तरीके से सुधार हुआ था। फर्स्ट तो हो गया, तो वो क्या करते हैं, जो एनलाइटमेंट जो थिंकर्स होते हैं उनके आइडियाज़ को स्प्रेड करते हैं। सेकेंड की तरफ चलते हैं, एक नया कल्चर स्टार्ट होता है डायलॉग और डिबेट का। ऑब्वियस है, अब क्या होता था, हमें जब चीज़ें पता ही नहीं है तो हम डिस्कशन किस बेसिस पे करेंगे। तो अब क्या हुआ, लोग जो है अब इन थिंकर्स के जो आइडियाज़ है धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे हैं। अब लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी मुद्दा होता है उस पर डिस्कशन होता है, उसके बाद में जो है कोई उस पर पहुँचते हैं। अब वो उस मोड में नहीं है कि ऊपर से ऑर्डर आएगा और वो लोग बात मान लेंगे, नहीं, अब वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट करना चाहते हैं कि हाँ ये सही है, हाँ ये नहीं है। तो इस तरीके से हो रहा है। तो एक तरीके का हम लोग देखेंगे, इस तरह का जो एक पब्लिक कल्चर हमें दिखाई दे रहा है और उससे एक नया सोशल रेवोल्यूशन आएगा, लोग अपनी सोसाइटी में चेंज लाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रहे हैं। आगे हमने देखा कि बाय द 1970s देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मोक द रॉयलिटी एंड क्रिटिसाइज देयर मॉरलिटी। अब हमने कहा 1970s में हम लोग जो चीज़ें देख रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने कहा फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ, लेकिन हमने देखा जो 80s तक का जो टाइम था ना, वहाँ पे जो था लोग बाग सिर्फ जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट है उनके बारे में बात करते हैं, उनकी ही अच्छाइयों के बारे में बताते हैं, कोई भी मॉरलिटी की बात में नहीं करता है कि सही क्या है गलत क्या है, इनके मुद्दों पे नहीं डिस्कशन होता है। वो सिर्फ डिस्कस करते हैं तो सिर्फ रॉयलिटी के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में। तो अब वो सुधार आना स्टार्ट होता है। अब क्या हुआ था, जब ये प्रिंटिंग आया तो उन लोगों ने क्या है चीज़ों को समझा, उनको पढ़ा, फिर चीज़ों को उस चीज़ में बैठा के देखा कि हाँ ये चीज़ें किस तरीके से हमारी लाइफ को जो है डिस्ट्रॉय कर रही है, किस तरीके से हमारे जो राइट्स हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। तो ये 3 चीज़ें। अब हमने कहा 19th सेंचुरी आते आते 19th सेंचुरी आते आते बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है ना, हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, मतलब सब जगह जो है एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, उसके बाद में लोगों को सोसाइटल चेंज आने लग रहे थे। तो ये चीज़ें हैं। अब हम देख रहे हैं 19th सेंचुरी आते आते जब प्रिंटिंग प्रेसेस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तब तक हम देखेंगे चिल्ड्रंस हैं, वुमेंस हैं, वर्कर्स हैं, ये लोग भी ऐसे थे जो मास लिटरेसी में ऐड हो रहे थे। भले वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, कि हाईली क्वालिफाइड नहीं है वो लोग, बट वो इतने हैं कि वो बुक्स वगैरह को पढ़ सकते हैं। तो ये भी जो है उनमें ऐड हो जाते हैं, जो हमारा एक क्राउड है उसके अंदर ये लोग ऐड हो जाते हैं। अब हमने कहा चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड वर्कर्स। तो चिल्ड्रन के लिए कैसी बुक्स लिखी जा रही है, हमने कहा वुमेन्स के लिए कैसी बुक लिखी जा रही है, और वर्कर्स के लिए क्या लिखी जा रही है। तो ऑब्वियस है, पहला हम बच्चों के लिए देखिए, पहले तो उनको एजुकेशन दिलानी है ना, तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वहाँ पे कंपलसरी हो चुकी थी, तभी तो वो बुक्स हमारी पढ़ पाएंगे ना। फिर उसके बाद में जो है हमने कहा एक 1857 जब हमारे यहाँ पे वो हुई थी, रेवोल्यूशन हो रही थी, तब की बता रहे हैं। 1857 में जो है चिल्ड्रन की एक प्रेस सेटअप की गई थी फ्रांस के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ ऐसा मटीरियल लिखा जा रहा था जो बच्चों के लिए सही था।
उसमें क्या हो सकता है, देखिए कहानियाँ होती है, हमने कहा उनके लिए वहाँ पे जो बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें जो बच्चों को बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ऐसी चीज़ें उठाई जा रही, जैसे फोक टेल्स होती थी वहाँ की कहानियाँ, कोई राजा महाराजाओं की कहानियाँ होती है वो सब। तो जैसे हमने जब हम यूरोप पढ़ा, हमने यूरोप में हमने ग्रिम ब्रदर्स के नाम पढ़े थे, जिन्होंने क्या किया, इन्हीं फोक टेल्स को उठा के जो नेशनलिज्म का जो भावना थी उसको स्प्रेड किया था। जो विल्हेम ग्रिम और जैकब ग्रिम जो थे, उन्होंने इनको आधार बनाया और लोग बच्चों को लिए मटेरियल वहाँ पे तैयार किया। ठीक है, अब हमने कहा जो रूरल फोक टेल्स एक्वायर्ड अ न्यू फॉर्म। अब जो इनको फोक टेल्स एज इट इज़ नहीं ली गई थी, उनको थोड़ा सा चेंज किया गया था, नए तरीके से प्रेजेंट किया गया था, पिक्चर्स बनाई गई थी उनके साथ में। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बच्चों के लिए की जा रही है। बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखी जा रही थी, जो भी यहाँ पे जो एलीट ग्रुप था ना, ये पूरा ध्यान रखता था कि कुछ भी ऐसी मतलब हम बोलते हैं ना, जो अनसूटेबल चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है, वो बच्चों तक नहीं पहुँचनी। जैसे कोई वल्गर कोई ऐसी चीज़ बच्चों के पास में नहीं जानी चाहिए, इस बात का खास ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा था। फिर हमने आगे कहा कि अब चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ लिया, अब वुमेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब वुमेंस का देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि उनको जो है सफरेज नहीं मिला था, उनको जो है वोटिंग राइट नहीं थे उनके पास में, तो उनके लिए ऐसी बुक्स वगैरह लिखी जा रही थी। ठीक है, अब हमने कहा वुमेन्स जो है अब पढ़ लिखने लग गई थी, अब जो कॉमन क्लास है वो उससे भी कुछ लोग बच्चे जो है पढ़ रही है लड़कियां, और वो खुद अपनी राइटिंग्स भी दे रही हैं, उसमें जो है प्लेस दे रही हैं या पोएम्स दे रही हैं, सब चीज़ें हो रही है। अब कुछ ऐसी मैगजीन्स जो थी प्रॉपर्ली केवल लेडीज़ के लिए वहाँ पे जो छापी जा रही थी मेनली, जिसमें हम होता था कि आप अपने घर को कैसे अच्छे से रख सकते हैं, आप खुद कैसा, आपको बिहेवियर आपका कैसा रखना चाहिए, वो सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाती, तो उनको इस रिलेटेड बुक्स वहाँ पे छपी रही थी। ठीक है, 19वीं सेंचुरी आई, फिर उसके बाद में हमने कहा जो वर्कर्स हैं वो लोग भी ऐसे लोग थे, अब धीरे धीरे वो लोग भी पढ़ रहे हैं, अब उनके पास पैसा इतना नहीं हो सकता है, तो उनके लिए क्या है, ऐसी लैंडिंग लाइब्रेरीज करी गई थी जिससे वो जो है बुक उधार पे लेके पढ़ के फिर वापस सबमिट करा सकते थे। इसमें सारे के सारे वाइट कॉलर वर्कर्स थे, आर्टिशंस थे, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग थे, वो लोग इन लैंडिंग लाइब्रेरीज का बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे थे और जो है कनेक्ट हो रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं, और ऐसे कौन कौन से थे जो इनोवेशन हमें देखने को मिलते हैं। गुटेनबर्ग के बाद में क्या इनोवेशन नहीं हुए थे क्या? नहीं, बहुत सारे इनोवेशन होते हैं। तो अब हम लोग उनके आगे कौन कौन से इनोवेशन हुए उनके बारे में देख लेते हैं। एक आदमी है रिचर्ड एम हुए, जो थे, उन्होंने एक नई प्रेस बनाई जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाएगा। इतनी देर मैकेनिकल हो रही थी, हाथ से सब चीज़ें कर रहे थे वो लोग। ठीक है, अब जो है वो एक नई तरीके की चीज़ लेके आएंगे। इसमें क्या होता है, प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल। उसके अंदर हमने कहा 18वीं सेंचुरी आते आते जो है हुए जो है मेटल की एक बना देते हैं। अब इसके अंदर हमने कहा मतलब 18वीं सेंचुरी में मेटल की आने लगी थी, सॉरी, फिर उसके बाद में और उसमें इनोवेशंस आगे की तरफ होते हैं। तो जब हम 19वीं सेंचुरी जाते हैं, 19वीं सेंचुरी में जाते जाते जो है पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल एक प्रेस बनाई जाती है। ठीक है, वो प्रेस कौन बनाता है? वो बनाते हैं रिचर्ड एम हुए। ठीक है, उन्होंने इसको क्या है, अब इससे क्या बनाया, इससे न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है प्रिंट किए जा रहे हैं। गुटेनबर्ग 1430। अब हमने कहा रिचर्ड एम हुए ने जो करी थी वो हमारे जो 19वीं सेंचुरी में करते हैं, ये पावर ड्रिवन थी, वो मैकेनिकल थी, इसमें सिलेंड्रिकल प्रेस होती थी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे होगी। फिर हमने कहा अब आगे जो है बहुत इससे बहुत फ़र्क आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसके बाद में ये तो हो गई थी, इससे बहुत प्रिंटिंग आगे की तरफ बढ़ती है। फिर उसके बाद में और डेवलपमेंट होते हैं, और डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, ऐसी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आती है जिसके अंदर एक बार में आप 6 तरह के कलर जो है छाप सकते हो उसके अंदर। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अब मोस्टली जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी ना, 20वीं सेंचुरी आते आते तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल जो है वो हो गई थी, सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रही थी। ठीक है, अब इन जो नए इनोवेशन हुए हैं उनके अंदर क्या होने लगा, जो पेपर डालने की जो थी वो इम्प्रूव हो गई। फीडिंग पेपर जो था, मतलब जो मेथड्स थे उनका इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जो प्लेट्स थी और भी बेटर हो गई थी, उससे क्लियर हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। अब हमने कहा इसमें बार बार मैनुअली आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जो है पेपर रील उसमें हो जाएगी। और फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस। अब नए इनोवेशन हुए, उसमें हमने कहा कि जो है फोटो कलरेटिक जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स भी होने लगे हैं उसमें। ठीक है, इसमें ये सब चीज़ें हमने देखा। तो गुटेनबर्ग के बाद में है जो है हमने कहा एम हुए जो थे, रिचर्ड एम हुए, वो एक सिलेंड्रिकल प्रेस लेके आते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। फिर उसके बाद में और इंट्रोड्यूस होती है नई, जिसमें हमने कहा 6 कलर्स एक साथ आप कर सकते हो। फिर हमने कहा और मशीन्स आगे होती जाती है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स भी होते हैं। अब सारे जगत के बारे में पढ़ लिया हमने, अब आ जाओ अपने इंडिया की तरफ कि हमारे इंडिया में किस तरीके से जो है प्रिंटिंग की शुरुआत होती है।
हमारे इंडिया में बहुत पुरानी पुरानी जो है, हम कहते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे एपिक्स लिखे हुए थे। सब चीज़ें हमारी जो थी मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में थी, मतलब हाथों से लिखी हुई थी वो सारी सारी। और क्या होता था उसके अंदर, जो पाम ट्रीज होती थी उसकी लीव्स वगैरह उन पे लिखी जा रही थी अपने यहाँ पे। ये सब चीज़ें हो रही है। और हमने कहा वो सब वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में लिखी जा रही थी, जिसमें संस्कृत लैंग्वेज में आपको मिलेगा, आपको अरेबिक लैंग्वेज मिलेगी और पर्शियन मिलेगी, और बहुत सारी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे हो रहा था, फिर हमने कहा मैन्युस्क्रिप्ट किस पे, पाम लीव से होती थी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे पेपर नहीं आया, अभी चाइना वालों से लेके आएंगे। अभी चाइना वाले जब यहाँ आएंगे तो उनके साथ में पेपर भी हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तब अभी तक हम किस पे लिख रहे हैं, पाम ट्रीज लीव्स पे लिख रहे हैं, या हैंडमेड जो पेपर होते थे उनके ऊपर लिख रहे हैं। फिर हमने कहा मैन्युस्क्रिप्ट जो है धीरे धीरे जो है, हमने कहा कि द प्रोडक्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट कंटिन्यूड वेल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट। हमने कहा वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग है या प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद तक हमारे यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जा रही थी। लेकिन ये जो थी ना, ये मतलब इतना अच्छा प्रोसेस नहीं था। रीज़न क्या है, एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी और फ्रेगाइल थी, बहुत मतलब नाजुक चीज़ थी, ये ख़राब होने का डर रहता था इसको टाइम के साथ। फिर इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें करी गई थी, इसके ऊपर जो है वुडन जो है इनको जैकेट टाइप के मतलब लगाए गए इनके ऊपर। तो ये सब चीज़ें इसमें की जा रही थी, बट हम नहीं कह सकते लंबे टर्म के लिए ये सब चीज़ें नहीं थी। फिर हमने कहा जो बंगाल है वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को पूरी चीज़ें बताई जाती थी कि अब आप जो मतलब चीज़ें हैं उनको अब लोग पढ़ रहे हैं। हमने कहा बंगाल के वाले लोग जो है सब चीज़ें पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, आगे बहुत ज़्यादा स्कॉलर बन रहे थे। तो हमने क्या कहा, इन बंगाल स्टूडेंट्स वर ओनली टॉट टू राइट, ड्यू टू विच मैनी बिकेम लिटरेट विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे सिखाया जा रहा था जो उन्होंने कभी रीडिंग नहीं करी है उन चीज़ों को भी लिखना यहाँ पे सिखाया जा रहा था। ये सब चीज़ें हो रही है। अब हमने कहा ये तो हम मैन्युस्क्रिप्ट वाला टाइम पढ़ रहे हैं, हमने कहा मैन्युस्क्रिप्ट के बाद में प्रिंटिंग प्रेस हमारे यहाँ पे कैसे आती है। तो ये आपको पता ही, जब पोर्चुगीज़ हमारे यहाँ आते हैं तो वो हमारे साथ तब वो लेके आते हैं फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो हमने कहा मिड 16th सेंचुरी होती है, उस टाइम में जो है जब गोवा पे पोर्चुगीज़ आते हैं तो वो अपने साथ में जो है क्या लेके आते हैं, ये प्रिंटिंग प्रेस लेके आते हैं। तो हमने कहा जब ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन जब ये प्रिंटिंग प्रेस आई, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो है प्रिंट भी हुई चीज़ें, लेकिन सारी की सारी वर्नैकुलर लैंग्वेज में हो रही थी। अभी तक कोई भी इंग्लिश वगैरह में नहीं हो रहा है, हमने कहा सब इसमें हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा जो कैथोलिक प्रेस आए, आगे से आगे आते जाएंगे ना, सारे हमारे यहाँ पे जो है लोग ट्रेडर्स के रूप में आएंगे। जैसे हमने कहा डच भी आएंगे हमारे यहाँ पे, पोर्चुगीज़ भी, फ्रेंच भी, ब्रिटिशर्स भी, सब लोग आएंगे। तो जो कैथोलिक प्रीस्ट वगैरह थे तो उन्होंने फर्स्ट तमिल बुक लिखी थी 1579 में, जो कोचीन के अंदर। और जो पोर्चुगीज़ वगैरह थे उन्होंने कन्नड़ और जो कोंकणी लैंग्वेज थी उसके अंदर चीज़ें लिखी है। 1730 के अंदर देखोगे तो फर्स्ट मलयालम बुक जो है प्रिंट की गई थी। ये चीज़ देखना है हमें। फर्स्ट तमिल बुक 1579 में कोचीन के अंदर, और 1713 के अंदर फर्स्ट मलयालम बुक लिखी गई थी। अब धीरे धीरे क्या है, अब जो है इंग्लिश प्रेस जो है ग्रो करना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब हमने कहा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे आ चुकी है। अब वो क्या करने, उन्होंने नई टाइप की जो है प्रेसेस जो है वो अपने यहाँ पे इंडिया में मंगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने कहा सबसे पहली अगर हमारे पर माने तो सबसे पहली हमारे यहाँ पे जो प्रिंट हुआ था उसका नाम था द बंगाल गैजेट, ठीक है। बंगाल गैजेट जो थी वो पहले जो एक ब्रिटिशर्स है उनका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। इसने सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पे एक वीकली मैगजीन स्टार्ट करी थी। अब ये क्या करता था, जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की है उन्होंने बंगाल गैजेट के नाम से एक मैगजीन निकाल दी। उसके अंदर जो ये सारे के सारे वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रोसीजर्स होते थे, उनके कामकाज होते थे, उनके बारे में सारी चीज़ें लिख रहे थे। अब हमने कहा इसके साथ साथ में हम और देखेंगे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश होते थे, किसमें, जो ये बंगाल गैजेट के अंदर। फिर उसने मतलब और ही ऑल्सो पब्लिश अ लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स इन इंडिया। और वो ऐसी सारी चीज़ें भी लिखते थे जो इंडिया के अंदर सीनियर ऑफिसर्स वगैरह थे ना, उनकी भी बहुत सारी बातचीत जो है उसमें डाल दिया करते थे। अब ऐसी चीज़ें डालेंगे तो जो है ब्रिटिशर्स है वो तो परेशान होंगे, तो यहाँ पे भी परेशान हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे वो है कई चीज़ें बोलते हैं कि भैया आप तो इस तरीके का कोई भी चीज़ें आपको नहीं डालनी है। अब 18th सेंचुरी आते आते क्या है, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स अपीयर्ड इन प्रिंट। अब बहुत सारे 18th सेंचुरी आते आते हमारे यहाँ पे जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स जो है प्रिंटिंग में आ जाते हैं। अब जिस तरीके से वहाँ पे हमें रिलीजियस रिफॉर्म्स वगैरह देखने को मिल रहा है, पब्लिक डिबेट्स देखने को मिल रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, आप लोग जब देखें, हमने कहा क्लास 7th 8th में हम पढ़ के आए हैं, सती प्रैक्टिस के बारे में हमने पढ़ा था,
हम लोग जो है जो उनके बारे में पढ़ रहे थे कि जो चाइल्ड मैरिज वगैरह है उन सब के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब ऐसे कई मुद्दे उठाए गए उन बुक्स के अंदर। हमारे यहाँ पे जो राइटर्स थे वो उन बुक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दों के बारे में लिख रहे थे जो हमारी सोसाइटी से कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से फिर वो जैसे वहाँ पे हमें वो चीज़ें देखने को मिली कि अपोज होते हैं वो उनके मुद्दे, तो वैसे ही यहाँ पे भी इस तरह के डिबेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। अब हमने कहा पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड कैंपेन फॉर रिफॉर्म्स। अब हमने कहा जो कई चीज़ें आप जानते हो, हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सती प्रैक्टिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें उठाई है, हमने कहा चाइल्ड मैरिज के बारे में बहुत उठाई है। तो ऐसे सारे के सारे लोग थे वो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते जो प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे, कैंपेनिंग करना स्टार्ट करते हैं कि हमें रिफॉर्म चाहिए, हमें चेंजेस कई चाहिए। और जो है कई ऐसे लोग थे जो इन रिफॉर्मर्स के भी खिलाफ थे, वो कहते थे रिफॉर्मर्स जो कर रहे हैं वो गलत है। तो ऐसे लोग जो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में ऐसी प्रथाएं वगैरह थे उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। और साथ ही साथ उनके जो, अब देखिए क्या हमेशा से इतने लंबे टाइम तक जब चीज़ें फॉलो करी जाती थी वो ज़िंदगी की आदत बन जाती है। तो एलीट ग्रुप जो है हमेशा चाहता था कि ये प्रैक्टिसेस ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और जब आप इसके अपोज में चीज़ें उठाओगे तो आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा हो जाता है। ठीक है, प्रिंटिंग ट्रैक्ट्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, वो इन न्यू आइडियाज़ को क्या है जगह जगह फैला रहे थे। वो सब लोगों को मतलब ये एक से दूसरे से तीसरे तक ये चीज़ें कन्वे हो रही थी। उसके बाद में क्या होता है, लोग डिबेट वाली पोजीशन में आ गए, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये प्रैक्टिसेस गलत है, आप कैसे किसी ह्यूमन बीइंग के साथ में ऐसा कर सकते हो। तो ये क्वेश्चनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, नए तरह के आइडियाज़ इमर्ज होते हैं, आइडियाज़ इमर्ज होंगे, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होगी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने पड़ेगी, क्योंकि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो थी उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हो। मतलब एक बिल्कुल ही होते ना पुराने जो विचारों वाले लोग हैं, पुराने टाइम से जो चीज़ें चली आ रही है आप उन पे क्वेश्चनिंग करने जा रहे हो, तो लोगों को तो थोड़ा सा बदलाव में टाइम तो लगेगा ना। तो यही चीज़ें यहाँ हो रही है। तो आपने अगर विडो इमोलेशन यानी कि जो सती प्रैक्टिस है उसके बारे में आपने अगर आवाज़ उठाई है, मोनोथिज्म मतलब सबका एक ही भगवान एक ही होता है, उसके बारे में है, या हमने कहा ब्राह्मणिकल जो प्रीस्टहुड होता है, मतलब जो उनकी सुप्रीमेसी के बारे में हमने बताया है, हमने मूर्ति पूजा के बारे में बताया। तो ये सब चीज़ें मुद्दे जो है इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे और लोग जो है इनके ऊपर क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट हो रहे हैं। अब जो इतने टाइम से लोग सब कर रहे हैं और आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो ऑब्वियस है ना, तो आपका भी अपोज होगा। तो यहाँ पे हमने कहा 1821 के अंदर राजा राम मोहन रॉय जो है एक बुक लिखते हैं संवाद कौमुदी करके, जिसमें क्वेश्चनिंग करते हैं जो सती प्रैक्टिस थी। ठीक है, ये इसमें होने लगा। फिर उसके बाद में हमने कहा 1822 में जो है दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स भी लिखे जाते हैं जिनका नाम है 1821 में तो राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी लिख दी। 1822 में हम लिखेंगे दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स जो हैं वो भी वहाँ पे पब्लिश होते हैं। एक का नाम था जामे जहान नामा और दूसरा का था शमशूल अकबर। ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर जो पर्शियन लैंग्वेज में थे वो यहाँ पे पॉपुलर हो रहे थे। फिर उसके बाद में हमने कहा एक गुजराती न्यूज़पेपर भी आता है जिसको नाम था बॉम्बे समाचार। तो इनको सबको थोड़ा सा हमें ध्यान में रख लेते हैं। अब इसे हमने कहा देवबंद सेमिनरी जो थी वो भी यहाँ पे फाउंडेशन रखी जाती है, जिसके अंदर यूँ था कि ये था मुस्लिम से रिलेटेड। अब क्या हो रहा था, देखो क्या है, मुस्लिम पहले यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश वो जो जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, जो या हमने कहा जब हमारे फॉरेन इन्वेड नहीं हुआ था उससे पहले हमारे पे जो हम बात कर रहे हैं मुगल्स थे। मुगल्स के बाद में ये ब्रिटिशर्स वगैरह आए तो मुगल्स जो थे वहाँ पे मुस्लिम्स के प्रोमिनेंट था। अब जब मुगल्स का पावर हट गई तो मुस्लिम्स वहाँ पे उनको डर सताने लगा, मुस्लिम्स जो सोचने लगे कि अब क्या होने लगेगा, अब मुस्लिम्स की जो सारे रिचुअल्स है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, उनको ज़बरदस्ती जो है ये मोनेस्ट्रीज जो आ रही है, ब्रिटिशर्स जो आ रहे हैं वो उनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो उनको ये डर था, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि देवबंद सेमिनरी करके एक जो है एक फाउंडेशन रखते हैं जिसके अंदर उनको लोगों को समझाया गया कि नहीं आपको अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से अच्छा रखना है, इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स वगैरह के बारे में बताया जाता है और उनको समझाया जाता है कि हमें अपने धर्म से ही बंध के रखना है, हमें कन्वर्ट नहीं होना है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे करी गई थी। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, अमंग हिंदूज टू प्रिंट एनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट स्पेशली इन द वर्नाक्युलर लैंग्वेज। जो हमारे पुराने एपिक्स वगैरह थे उनको भी अब वापस से जो प्रिंट किया गया है और वो दिया गया है। तो हमने कहा पहली कौन सी थी, हमारी फर्स्ट प्रिंटिंग एडिशन था द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, जो है वो लिखी गई थी कहाँ पे, कोलकाता में 1810 के अंदर। ठीक है, ये जो है हमारे कब लिखी है, 16th सेंचुरी के अंदर। तो फर्स्ट जो हमने कहा प्रिंटिंग एडिशन हमारे यहाँ पे आया था वो आया था द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास।
मिड 19 में आप जाओगे तो ये आपको बहुत सारे जो चीप लिथोग्राफिक एडिशंस देखने को मिलते हैं। चीप लिथोग्राफिक एडिशन होते हैं जिसमें पिक्चर्स वगैरह सब दिखा के आपको मतलब आपका कंटेंट रेडी किया जाता है, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा आप देखोगे भरमार थी वहाँ पे इंडियन मार्केट्स के अंदर। फिर 1880s में बहुत सारी ऐसे मतलब प्रेस खुल गई थी जो केवल धार्मिक जो चीज़ें हैं उनको ही प्रिंट कर रहे थे। जैसे अभी हमारे यहाँ पे गीता प्रेस करके जो हरिद्वार वाले हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी सारी धार्मिक बुक्स वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे भी वैसा था। तो एक थी नवल किशोर प्रेस लखनऊ के अंदर और दूसरी थी श्री वेंकटेश्वर बॉम्बे के अंदर। जो इनका काम यही होता था केवल रिलीजियस कंटेंट जो था ना उसी को ये लोग पब्लिश करते थे। ठीक है, आगे की तरफ हम देखते हैं प्रिंट एनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट अमंग हिंदू स्पेशली इन द वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। अब लोगों के अंदर जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी धार्मिक किताबें पढ़ पा रहे थे और अपनी लैंग्वेज में पढ़ पा रहे थे, सबसे बड़ी चीज़ ये थी। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट रीच्ड अ वेरी वाइड सर्कल ऑफ। अब जो है पहले जो चीज़ें एक पंडित बैठते थे और वो सबको सुनाया करते थे, लेकिन अब चीज़ें कैसे चेंज हुई, हर घर में वो बुक्स अवेलेबल थी, सब अपने घर में बैठ के उनको पढ़ रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा वहाँ पे बन रही थी इन सब की वजह से। अब इसके बाद में जो है अब जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भी आ चुके हैं। अब वो क्या करते हैं, एक जगह की न्यूज़ होती थी वो पूरी इंडिया में फैल जाती थी। ठीक है, अब इससे बहुत फ़ायदा होने लगा। इससे क्या होने लगा कि कहीं पे भी कुछ भी चीज़ होती थी तो सबको पता होता था। तो अब यहाँ पे चीज़ें होने लगी। अब नई जो है पब्लिकेशन के नई फॉर्म्स क्या होने लगी है वो हम लोग देख लेते हैं। अब हमने कहा नए तरह की राइटिंग्स जो है वो लिखी जा रही है। अब पहले केवल पोएम्स के रूप में है, धार्मिक किताबें वगैरह है। अब जो है वहाँ पे जो यूरोप के अंदर आप देखोगे तो नॉवेल्स वगैरह भी लिखी जा रही है, लिटरेरी फॉर्म्स वगैरह भी लिखी जा रही है। ठीक है, और जो है अब मतलब यूँ है कि जो प्रिंटिंग है ना उसका लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से लिखी जा रही है। इंडिया में जैसी ज़रूरत है वो लोग लिख रहे हैं, यूरोप में जैसी ज़रूरत है वो लोग लिख रहे हैं। तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। वहाँ पे भी हमारे नॉवेल्स लिखे जा रहे थे, लिरिक्स वगैरह लिखे जा रहे थे, छोटी छोटी स्टोरीज लिखी जा रही थी, एसेज वगैरह लिखे जा रहे थे, सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के मुद्दे उठाए जा रहे थे इन एसेज के थ्रू वगैरह पे, मतलब पॉइंटिंग हो रही थी उसके अंदर। तो हमने कहा हमारे यहाँ पे बहुत सारे विजुअल हम कल्चर भी हमें देखने को मिलता है जो पेंटिंग्स के रूप में हमारे सामने आए थे। बहुत सारे पेंटिंग्स भी अभी बनाई जा रही थी। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे स्कॉलर्स थे, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग थे जो पेंटिंग्स के थ्रू अपनी मतलब इमेजिनेशन बोल दीजिए या अपने सेंटिमेंट्स जो है लोगों तक भेज रहे थे। तो हमने कहा जब नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है, हमारे पे ब्रिटिशर्स है, तो ऐसे बहुत सारी जो है बुक्स वगैरह मतलब बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स थी वो बनाई जा रही थी ताकि लोगों में एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है पैदा हो सके। तो ऐसे ही थे एक राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स वगैरह बनाई थी जिसके अंदर वो नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स लोगों में मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे। अब देखिए ये राजा रवि वर्मा की बुक का ही एक है, देखिए इतनी सुंदर पिक्चर उन्होंने बना रखी है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सामने ही चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो इस तरह की पिक्चर्स वहाँ पे बन रही थी। अब हमने देखा 19th सेंचुरी आते आते जो है एक न्यू तरह का विजुअल कल्चर हमारे सामने आने लगा है। पिक्चर्स के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू जो है चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जा रही है। अब हमने कहा चीप, अब और क्या चीज़ें हैं, चीप कैलेंडर्स भी बनने लगे हैं, कम प्राइजेस वाले, जो सब अपने घर में लेके आ रहे थे। पहले के टाइम में ये तो डेकोरेशन की इतनी चीज़ें नहीं होती थी, तो उन कैलेंडर से ही घर को वो सजा के रखते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो ये प्रिंट है, मॉडर्निटी है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है, कल्चर, सब जगह से मुद्दे उठा रहे हैं और प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है। किसी को अगर आपको कमेंट करना है, आपको करना है, तो आप क्या करते हैं, ये जो हमने कहा कैरिकेचर्स या कार्टून्स जो है आप उनको पॉइंटेड करते हो। अभी जैसे पॉलिटिक्स के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने लगी, जाके एक इंटरेस्ट लोगों में पैदा होने लगा, एक ह्यूमर जो है लोगों में आने लगा। तो ये चीज़ें में आने लगी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से देखिए इस तरह के कार्टून यहाँ पे बने हुए होते थे जिससे आप जो चीज़ें डायरेक्टली आप नहीं कह सकते वो इन चीज़ों को बताते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बनने लगी थी। अब वुमेन एंड प्रिंट की अगर हम बात करें तो अब धीरे धीरे जो है मिडिल क्लास जो लेडीज़ हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रही हैं, अपने बारे में पूछना चाहती है, कहना चाहती है बहुत सारी चीज़। तो अब क्यों है, अब बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो सेटअप हो रहे हैं। अब जो है अब स्कूल सेटअप हो गए, वो पढ़ रही हैं वुमेन्स। अब वो क्या करेंगी, जब पढ़ रही हैं तो अपने एक्सपीरियंस है, अपनी लाइफ है, उसके बारे में सारी सारी चीज़ें वो लिखना स्टार्ट करती हैं यहाँ पे।
फिर हमने कहा जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे उनका देखिए क्या है, अभी हमने ऐसे नहीं कह सकते थे, इस टाइम आते थे पूरी सोसाइटी जो पढ़ रही थी, सारे लेडीज जो है पढ़ रही थी, वुमेन्स पढ़ रही थी, गर्ल्स पढ़ रही थी, नहीं, कंजर्वेटिव जो हिंदू लोग थे वो यूँ कहते थे कि अगर आपने अपनी बेटी को पढ़ने भेजा, वो पढ़ लिख गई तो वो क्या है जल्दी ही छोटी उम्र में वो विधवा हो जाएगी। फिर दूसरे मुस्लिम्स अपने आप में कोई चीज़ें कहते थे कि अगर वो पढ़ लिख जाएगी तो वो क्या होगी, उर्दू जो रोमांस है उसको पढ़ेगी और वो करप्ट हो जाएगी। तो मतलब इस तरह के ये मतलब सोच ऐसी थी उस टाइम में कि हम उसको अभी जस्टिफाई करना ही बहुत अजीब सा लगता है कि पढ़ाई कैसे किसी को करप्ट कर सकती है। तो ये हिंदू और मुस्लिम सब में ही थे जो अपनी बच्चियों को पढ़ने भेजना नहीं चाहते थे। आगे गए, हमने कहा बहुत सारी चीज़ें जो सोशल रिफॉर्म्स आने लगे, फिर हमने कहा कि बहुत सारे हमें जो नॉवेल्स वगैरह लिखे जाने लगे लेडीज़ के लिए, ठीक है, उनको पढ़ा उन्होंने, लोगों के इंस्पायर हुई वो, और उन्होंने भी खुद की चीज़ें लिखी। तो अर्ली 20th सेंचुरी आते आते हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि बहुत सारे जर्नल्स लिखे जा रहे हैं जो वुमेंस के लिए है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। अब बंगाल में हम लोग देखते हैं इन बंगाल एन एंटायर एरिया इन सेंट्रल कैलकाटा द बटाला वॉज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स। एक प्लेस है बटाला, वो पूरा पूरा उसी के लिए डेडिकेटेड था कि वहाँ पे सारी बुक्स वगैरह लिखी जा रही है। मतलब लेट 19th सेंचुरी में आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें इलस्ट्रेशन के थ्रू सामने आ रही है। वुड कट जो है आपको वहाँ पे साइड में मतलब पिक्चर्स वगैरह देखने को मिल रही है, वुड कट इलस्ट्रेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, सुंदर सुंदर, उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होने लगी है। तो हम लोग जब वुमेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बुक्स मतलब ऐसी वुमेंस थी जिनके साथ में क्या है उनको पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा था, जैसे कि सुंदरी देवी थी, ठीक है, उनको वो पढ़ना चाहती थी, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा था। उसके बाद में वो खुद ही छुप छुप के पढ़ाई करती है और फिर खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख देती है जिसका नाम था अमर जीबान, और वो सारी चीज़ें बताती है। पंडिता रामाबाई जो हैं वो भी ऐसे ही पढ़ी, वो अपने एक्सपीरियंस लिख रही हैं, वो बता रही है, जैसे ताराबाई सिंधे हैं, पंडिता रामाबाई हैं, ये लोग सब क्या अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस वहाँ पे बताते हैं कि किस तरह की लाइफ अपर क्लास में भी किस तरह की जो चीज़ें उनको सहन करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। अब जो है अब जो बटाला हमने कहा एक जगह है कोलकाता के अंदर, वहाँ पे केवल प्रिंटिंग ही हो रही है। फिर अब जो है उन्होंने बहुत सारी मतलब सुंदर उनको सजावट के साथ में तैयार किया है। अब जब आपको ये बुक्स भेज, आपने इतनी सारी बुक्स पब्लिश कर ली है तो अब आपको घर से घर भेजना है, हर लोगों के पास में पहुंचानी है, वुमेन्स तक वो पहुंचे और वो उनको पढ़ सके। तो इसलिए आपने क्या किया, पेडलर्स जो है उनको अपॉइंट किया है। पेडलर्स मीन्स होता है जो घूम घूम के बेचते हैं ना, वो लोग होते हैं। तो ये लोग क्या घर घर जाके ये किताबें बेचते थे, तो ये बहुत सस्ते पड़ते थे इनको, ठीक है। अब आ जाओ पुअर पीपल की तरफ। पुअर पीपल के वजह से देखो उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो मार्केट से महंगी बुक्स तो खरीद नहीं सकते, लेकिन अब प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आ गया है, प्राइसेस बहुत कम हो गई है, चीप बुक्स अवेलेबल है, तो वो लोग उसको खरीद रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप हुई है कि उनको खरीदना भी नहीं पड़ेगा, वो जाके वहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर वो उनको लैंडिंग पे उस पर भी ले सकते हैं, उधार पे लाके भी पढ़ सकते हैं। अब देखो कि समस्याएं क्या थी उस टाइम में, जिस तरह हमें वुमेन्स की समस्याएं पड़ी उस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में आप देखोगे कि बड़े और छोटे में बहुत ज़्यादा वो किया जाता था कि अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, उनके बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता था। तो इस पर सीधा जो है अब यहाँ पे हम कहेंगे ना अटैक किया गया था। मेनली जो अभी राइटर्स जो थे उन्होंने मेनली इसी चीज़ पे अभी जो है फोकस करते हैं वो लोग। अब जो फैक्ट्री वर्कर्स होते थे वो एजुकेटेड नहीं होते थे, तो वो अपने क्या है मतलब वो अपने एक्सपीरियंस नहीं लिख पाते थे, तो उनके एक्सपीरियंस जो है कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो लिखना जानते थे, वो लोग लिख रहे थे। जैसे ये काशी बाबा है, कानपुर उसमें मिल्स में काम करते थे, ये इन्होंने 1938 में जो है एक बुक लिखी थी, छोटे और बड़े का सवाल, ठीक है। ये जो बुक है इन्होंने लिखी है 1938। इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और क्लास एक्सप्लॉयटेशन की बात करी है इसके अंदर। फिर 1930s जो हम बात कर रहे हैं 30s के अंदर बेंगलोर जो कॉटन मिल वर्कर्स थे वहाँ पे भी जो है उनको खुद को मतलब वो करने के लिए, एजुकेट करने के लिए वहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज सेटअप की गई थी। अब आप इतनी बुक्स लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ब्रिटिशर्स के खिलाफ नेशनलिज्म जो है खिलाफ बातें लिख रहे हो, नेशनलिज्म की फीलिंग्स आप स्प्रेड कर रहे हो, तो ऑब्वियस है सेंसरशिप तो आनी है। सेंसरशिप मतलब रोक लगाई जाती है जब प्रिंट के ऊपर। तो अब मुद्दे बदलने लगे हैं, हम ब्रिटिशर्स के ऊपर सीधा प्रहार करने लगे हैं, तो अब उनके पास एक ही हथियार है कि वो हमारी प्रेस के ऊपर रोक लगाना स्टार्ट कर दें। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो हमने कहा कि जब आपने वो पढ़ा होगा तो उसके अंदर चीज़ें आती है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे पर बहुत सारे रेगुलेशन कर देता है कि प्रेस आप जो है अगर कुछ भी कंटेंट छापते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रेस को किसी भी तरह की फ्रीडम वगैरह नहीं दी गई थी। तो फिर हमारे जो यहाँ के लोग थे, मतलब जो हमने कहा
वो क्वेश्चनिंग उठाई जाती है वहाँ पे कि भाई हमें प्रेस को उसी तरीके से फ्रीडम मिलनी ही चाहिए। तो फिर 1835 में जो गवर्नर जनरल होते हैं उस टाइम के हमारे बेंटिंग, वो क्या करते हैं, इसको प्रेस जो है उसको फ्रीडम पूरी तरीके से दे दी जाती है। और 1835 में जो मैकाले है वो एक चीज़ें देते हैं, उसमें साफ वापस से जो है सारा चीज़ें फ्रीडम जो है प्रेस को मिल जाती है हमारे यहाँ पे। ये चीज़ें हो गई। थॉमस मैकाले फॉर्मुलेटेड न्यू रूल्स, ये हो गया, ये आ गया हमारे। जो थॉमस मैकाले थे जिन्होंने जो फेमस मैकाले मिनट दिया है ना, उनके बारे में एजुकेशन के लिए, वही रिस्टोर्ड द अर्लियर फ्रीडम। फिर हमने कहा यहाँ पे जो है ये फ्रीडम किस चीज़ की मिली, प्रेस चेंज्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब चीज़ें समझना, 1857 होने के बाद में तो ना पूरा वही चीज़ें बदल गई। अब जो है जब ब्रिटिशर्स और उनके बीच में 1857 वाली रिवोल्ट होती है ना, तो जब वो पहली लड़ाई हमने इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद में जो प्रिंटिंग है ना उसमें बड़ा एक चेंज देखने को मिलता है। अब सीधा सीधा वो लोग जो है ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाने की बातें करते हैं और जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अब जब आपने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया तो फिर 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लागू कर देते हैं। उसमें साफ बोला जाता है कि हम अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेज में ये नहीं छाप सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है हमने कहा जो मतलब आयरिश जो हमारे यहाँ पे प्रेस लॉज है ना, उसके अकॉर्डिंग यही चीज़ें थी कि आप जो है अगर वर्नैकुलर लैंग्वेज में कुछ भी चीज़ें छापते हो तो उस चीज़ का आपको राइट नहीं है, अगर आप ऐसे रिपोर्ट छापोगे तो उसको सेंसर कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें होने लगी। अब वो पूरे ना गवर्नमेंट पूरा ध्यान रखने लगी कि वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स में छप क्या रहा है, क्या ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ गलत चीज़ें छप रही है, ये सब चीज़ें होने लगी। नेशनलिस्ट जो थे हमारे यहाँ के, जो ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि अब नेशनलिज्म आना चाहिए, अब सुधार आना चाहिए, उन लोगों ने क्या है बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है सेटअप करे थे पूरे इंडिया के अंदर। चेंजेस आ रहे हैं। अब हम लोग जो कहाँ से शुरू हुए थे, हम 594 जब चाइना में कुछ भी नहीं था, और अब देखिए किस तरीके की चीज़ें हो रही है। अब हम लोग कहते हैं अब आपने छापा है तो हम कहते हैं बहुत, अब न्यूज़पेपर्स में चीज़ें छापी जा रही। तो 1907 में जो है बाल गंगाधर वाले जो वो है न्यूज़पेपर था पंजाब केसरी, उसके अंदर वो कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं उनके ऊपर, मतलब जो उनकी डेस्पोटिज्म है या उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके खिलाफ में, तो उनको इसके लिए बाल गंगाधर तिलक को कहाँ डाल दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इसके खिलाफ तब तो हमारे इंडिया में पूरा ही चीज़ें बदल जाती है और वो लोग क्या करते हैं, अब इसके खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। हमारा चैप्टर मेनली वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और कोई ऐसी बुक मतलब अब सिर्फ हम कुछ एक बुक्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, किस तरह से एक सीरीज़ हमने देखी है। तो हमें इसको थोड़ा सा इसी तरीके से ध्यान में रखना है, लाइन से चीज़ों को याद करना है ताकि हो सके। देखेंगे आप इस तरीके से कि उन्होंने अपनी कब किसने क्या क्या चीज़ें लिखी है, सारी की सारी इसमें बता रखी है। तो 1907 तक की पूरी स्टोरी हमारे सामने है। एक फटाफट क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम लोग। इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, बट हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत टफ है चैप्टर। ठीक है, तो हमने कहा जब हमने शुरुआत करी हमारे चैप्टर की, तो उसमें हमने सबसे पहली बात जो हमने चाइना से करी थी, जहाँ पे अकॉर्डियन बुक्स 594 से प्रिंट होना स्टार्ट होती है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। जापान में जाता है, जापान में हमने कहा जो बुद्धिस्ट मिशनरीज है उसको लेके जाते हैं, डायमंड सूत्र वहाँ पे पहली बुक छप जाती है। फिर उसके बाद यूरोप जाते हैं, यूरोप में गुटेनबर्ग एक नई प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करते हैं जिससे पहली बुक बाइबल बनती है। फिर हमने कहा आगे की तरफ हम गए तो प्रिंट रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। प्रिंट रेवोल्यूशन से क्या होने लगा, लोगों के अंदर एक जो है नई तरह की आइडियोलॉजी डेवलप होने लगती है। फिर एक जब बहुत सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है तो लोगों में एक उत्साह देखने को मिलता है, एक पागलपन देखने को मिलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ना है। फिर उसके बाद में हम आगे की तरफ गए हमारे इंडिया की तरफ, तो हमें वहाँ पे देखोगे तो हमारे इंडिया में चीज़ें कैसे बदलने लगी कि हमारे यहाँ पे सबके लिए अलग अलग चीज़ें लिखी जाने लगी। वुमेंस के लिए अलग था, चिल्ड्रंस के लिए अलग है। हमारे यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर पुअर पीपल हैं उनके लिए अलग है, एलीट ग्रुप के लिए अलग है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो रही थी। यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बुक्स की थोड़ा सा नाम हमें ध्यान में रखना है, पर्शियन हो चाहे गुजराती हो चाहे फर्स्ट न्यूज़पेपर हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारे का सारा चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डाउट होगा, क्योंकि पहले ही चैप्टर को देखते ही डर लगता है बच्चों को कि बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसे हम इसको पढ़ेंगे। बट जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से तब हमें कोई डाउट नहीं रहता है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी है, हमें काफ़ी सारे जो है मतलब बुक्स के नेम याद रखने हैं, ऑथर के नेम याद रखने हैं, बट हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें याद हो जाएगी।
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।